हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी ऑल चैप्टर्स, आपके टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर्स है। वन शॉट रिवीजन रहने वाली। कोशिश कर रहा हूं आपको कुछ लास्ट मोमेंट में ऐसा कंटेंट दे दो जिससे आप देख कर जाओ और एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो। मेरे एग्जाम में आपके 90 मार्क्स थे, मतलब मुझे लगता है सच में बहुत कम थे, और आप कैसे 95 या 100 ला सकते हो वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि भाई मैंने जो गलतियां की थी आपको वो गलतियां नहीं करनी। पहली गलती 5 नंबर वाले क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं देना, ये मैंने किया था अपने फाइनल एग्जाम में, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। दूसरी, 1 से 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस उनको ज्यादा टाइम दिया, उनको ज्यादा अच्छे से लिखने की कोशिश करी, जो कि गलत ऑप्शन था। आपको भी वो नहीं करना है, 5 नंबर वाले को बहुत अच्छे से करना है। उसके अलावा आपको क्वेश्चंस को लिखते समय ड्राफ्ट बना लेना है कि भाई मुझे ऐसा ऐसा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वो तरीका अपनाना है जो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अब देखो फाइनल एग्जाम आपका जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो रिवीजन की तरह है। तो फाइनल एग्जाम को बिल्कुल साथ मिलकर तैयारी करेंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। पहला क्वेश्चन आपका है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं उसके प्रमुख अध्ययन के क्षेत्र बताइए। देखो मानव भूगोल के अगर बारे में बताना है ना, तो पहली बात बताओ, मानव भूगोल वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों का अध्ययन है। मतलब भूगोल के बारे में और मानव के बारे में, दोनों के बारे में जो अध्ययन है वही आपका भूगोल है। अगर हम रेड जेल के अनुसार कहें तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। कहने का मतलब रेड जेल है कौन, ये क्यों कह रहे हैं, तो भाई मानव भूगोल के जो जनक हैं, जनक आपके रेड जेल जो है वो मानव भूगोल के आपके जनक है। इसके अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या व उसकी क्षमताओं का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल का पार्ट है। उसके अलावा प्रदेश की संसाधनों का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल का आपका भाग है। इसके अलावा बताइए, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करना, वातावरण संयोजन आपका अध्ययन करना, ये सारे के सारे आपके भूगोल के क्षेत्र के अध्ययन का आपके कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। इस कथन को आपके उपयुक्त आपके जो उदाहरण है उसके सहित बताना है। बिल्कुल सही बात है भाई। आप बताओ कि जो भौतिक भूगोल है और मानव भूगोल है, दोनों तत्वों का परस्पर अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया का मतलब है दोनों में आपका लगातार कार्य होता रहता है। एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हो कि भाई जो भौतिक भूगोल है उसके जैसे लक्षण है, जैसे आपका बनावट है, मिट्टी है, आपकी पदार्थ है, वनस्पति है, मनुष्य का रहन सहन है, आर्थिक क्रियाएं हैं, वो उस पर जो है वो प्रकृति प्रभाव डालती है। हम कैसा रह रहे हैं, कहां रह रहे हैं, प्रकृति उस पर प्रभाव डालती है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रकृति और जो मनुष्य है कार्य और जीवन निश्चित करती है। जो प्रकृति है वो मनुष्य का कार्य और जीवन निश्चित करती है, मानव जीवन को निश्चित करती है, और मानव जीवनों के संसाधनों पर, चीजों पर, उस पर वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। मानव रोजगार के एक प्रकार से जो फल चक्र है उसमें परिवहन के साधन होंगे, वो सभी चीजें प्रभावित कर देती है। लास्ट में आप बता दो कि भाई जो प्रकृति आपकी है वो मानव विकास के भरपूर अवसर भी प्रदान करती है और मानव इन अवसरों का फायदा उठाता है और अपना विकास कर लेता है। देखो हमने घर बनाए हैं, हमने पुल बनाए हैं, हमने सड़कें बनाई है, लेकिन प्रकृति के संसाधनों से तो बनाई है ना। जो भी चीजें हमें प्रकृति ने दी है उनका हमने लाभ उठाया और अपना विकास कर लिया। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बना सकते तो आप कम से कम लिख देना कि मानव और जो प्रकृति है एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे से आपके बंधे हुए हैं। मानव प्रकृति के जीवन को जो है, जो प्रकृति है वो मानव के जीवन को प्रभावित करती है। ये पॉइंट लिख दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रकृति और मानव आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों के आंसर लगभग फैमिलियर लिख सकते हो, तो लिखो आप, मानव और जो प्रकृति है एक दूसरे को अलग आप नहीं कर सकते, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद आपसी अन्योन्य क्रिया द्वारा मानव ने प्रकृति पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना कर ली। मानव ने क्या कर ली है, अपने सामाजिक और सांस्कृतिक जो आपके पर्यावरण है उसकी रचना कर ली है। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी का रूप, अभी बात बताओ, क्या पृथ्वी का कोई रूप है, नहीं जी, मानव का रूप है, तो पृथ्वी को मानव के रूप में बताया जा रहा है। तूफान की आंख, तूफान की कोई आंख नहीं होती, मानव की आंख होती, तो मानव आंख के रूप में बता रहा है। हिम नदी का मुख, प्रोथ बोलते हैं जो हिम नदी है उसका मुख, तो ये सारा का सारा जो है वो मानव मुख है। मतलब प्रकृति की चीजों को मानव के जो आपके शरीर है, संरचना है, उसके आधार पर व्याख्या यहां पर की जा रही है। अगला आपका क्वेश्चन है, मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, किन्हीं 3 तथ्यों को आपकी व्याख्या करनी है। देखो मानव भूगोल, अब सबसे पहले आप बताओ कि मानव भूगोल के विषय वस्तु के आपके 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला, भौतिक पर्यावरण व मानव जगत के बीच अन्योन्य क्रिया द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना होता है, मेन आंसर है सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करना। दूसरा बताओ, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, उन सभी तथ्यों का, उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिनको मानव द्वारा पोषित किया गया, वही आपका मानव भूगोल की आपकी विषय वस्तु है। और तीसरा आप बताओ, धरातल पर रहने वाले समस्त मानवीय जगत और उनकी क्षमता का जो अध्ययन करना है वो भी मानव विषय की, मानव भूगोल की अपनी प्रकार से विषय वस्तु कहलाता है।
ये काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप यहां पहुंच चुके हो, 5 मिनट तुमने क्रॉस कर लिए हैं, 4 मिनट, तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि भैया पर्यावरण निश्चयवाद के विचार को उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस पूरे चैप्टर में 3 ही क्वेश्चन है, एक निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद, एक आपका संभववाद और एक नव निश्चयवाद। तो पहले को समझ लेते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद कहता है कि भाई मानव जो है वो बहुत छोटी आपकी अवस्था में था, बहुत निम्न अवस्था में था, कोई प्रौद्योगिक विकास नहीं हुआ था, कोई विकास नहीं था, हम लोग बहुत आदिम अवस्था में थे। हम उस समय सामाजिक व्यवस्था हमारी विकसित एकदम आदिम थी, रहने सहने का तरीका बहुत पुराना था। इस अवस्था में हम प्रकृति के समस्त, मानव निष्क्रिय था, मानव का कोई महत्व नहीं था। प्रकृति के अनुसार मानव अपना एक प्रकार से अपने आप को ढाला करता था, जैसा प्रकृति चल गई वैसा हम ढल गए। ज्यादा ठंड आ गई हम गुफाओं में चले गए, ज्यादा यही प्रकार से कोई आपकी गर्मी आ गई तो हमने कुछ और प्रकृति के अनुसार करना शुरू करा। मतलब हमारा कोई अस्तित्व अपना नहीं था। अगर मैं कहूं तो मानव प्रकृति की सुनता था, प्रकृति की प्रचंडता मतलब उससे भयभीत होता था और मानव प्रकृति की पूजा किया करता था। ये काम आपको बताने हैं। इसका मतलब मानव का कोई महत्व पहले वाले में नहीं होता है और इस अवस्था में मानव अपने सभी जो एक प्रकार से चीजें हैं अपने आप को प्रकृति द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुसार ढाल लिया करता था। और इसमें आपका इस अवस्था में मानव ने अपने को प्रकृति के अनुसार आपका दी गई सुविधाओं के अनुसार ढाल लिया और एक सामंजस्य से आपका बैठा लिया था एक प्रकार से। तो यहां पे आपका मानव जो है प्रकृति की सुना करता था। इसको दिया किसने है? तो जो आपके रेडजेल हैं, मानव भूगोल के जनक हैं, उन्होंने कहा है और एलएनसी सैंपल ने इसका समर्थन किया है। ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं। एग्जांपल अगर देना है तो बता दो भाई, आज भी किसानों की जलवायु पर निर्भरता है, आज भी जो आदिम लोग जंगलों में रह रहे हैं वो भी आपके पर्यावरण निश्चयवाद का भाग है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उनका प्रयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानव भूगोल की इस अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं बताओ भाई। ये है संभववाद। क्या है ये? इसको आप संभववाद बोलेंगे। इस भूगोल की विचारधारा को हम बोलते हैं संभववाद। और आप बताइए, समय के अनुसार मानव ने क्या किया? बेहतर तकनीक विकसित कर ली, पर्यावरण से संसाधनों के द्वारा संभव अपने आप को जन्म दिया। मतलब जितने अवसर मानव को दिए प्रकृति ने, मानव उनका लाभ उठाता है, उनसे अपना विकास करता है। इसमें आप बताओ, इसमें मानव ने क्या किया है? अपनी सांस्कृतिक भूपृष्ठ का निर्माण कर लिया है। मानव क्रियाओं की छाप चारों तरफ नजर आती। कैसे नजर आ रही है भाई? क्या एग्जांपल है? तो आप बताओ, पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, अंतरिक्ष में प्रक्षेपण, जो सैटेलाइट्स हमने भेजी हैं, जो एक प्रकार से पहाड़ी इलाके, वहां सीढ़ी नुमा पहाड़ी इलाके आपके होते हैं, सीढ़ी नुमा वहां जो खेती हम कर रहे हैं, ये सब मानवीय क्रियाओं की छाप हमें साफ दिख रही है। इसमें एग्जाम्पल दो, पॉल विडाल डी लाब्लाश। क्या नाम है आपका इसमें राइटर का? पॉल विडाल, ठीक है, डी लाब्लाश पूरा नाम है, और एक है लुसियन फैब्रे। दोनों फ्रांस से आपके बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद के संकुलन ढंग से एक संतुलित बनाने का प्रयास आपका प्रश्न करता है। और नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर की देन है, जो 2 विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। नव निश्चयवाद की कोई 5 विशेषता बताइए। बहुत इजी है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताओ, पहली बात, ये आपके ग्रिफिथ टेलर जी की देन है और ये आपके बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। कहां से बिलोंग करते हैं? सबको याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, क्योंकि एमसीक्यू में ये हमें काम आने वाला है। उसके बाद आप बताओ, इस विचारधारा में पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद दोनों के बीच के मध्य मार्ग को बताया जाता है और ये आपके पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देता है। साथ ही आप बताओ, पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार ना तो प्रकृति पूरी तरह आपका सर्वोपरि है, पूरी तरह निर्भर है, ना तो मानव पूरी तरीके से निर्भर है, और ना ही प्रकृति स्वतंत्र रहकर जी सकता है। हम ये कह रहे हैं, मनुष्य ना तो प्रकृति पर पूरी तरीके से एक प्रकार से प्रसन्न, पूरी तरीके से निर्भर है, और ना ही उससे स्वतंत्र रहकर जी सकता है। मतलब यही है आपका है कि पर्यावरण निश्चयवाद के अनुसार ना तो प्रकृति पूरी तरह से एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगा सकती मानव पर, ना मानव उस पर निर्भर है, और ना ही मानव प्रकृति से स्वतंत्र रहकर जी सकता है। मतलब दोनों का एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध रहेगा ही रहेगा। प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना और उसे एक प्रकार से विनाश से बचाना बहुत जरूरी है। अगर हमें प्रकृति पर विजय पानी है, हमें सफलता पानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके नियमों को समझना पड़ेगा और उसके नियमों को समझकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही आप बताइए, पर्यावरण आपके जो भी देन हमें दिए जा रहे हैं और प्रकृति की सीमाओं का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे हमें औद्योगिकरण करते समय जो जंगल है उन्हें नष्ट होने से बचाना है, उन्हें खत्म होने से बचाना है, और खनन करते समय अति खनन से बचना है। अगर आप ज्यादा मात्रा तक खुदाई कर दोगे तो भाई प्रकृति बहुत ज्यादा एक प्रकार से आप नुकसान पहुंचा दोगे, जो हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये पॉइंट्स आपको यहां पर लिख देने हैं।
अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से क्या अभिप्राय है, आप सिंपली बताइए। ये आपके कल्याण और सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों को जोड़ता है। 1970 के दशक में इसका उदय होता है। यह आपका आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे जो पक्ष हैं उन पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है और मनुष्य की केंद्रीय और सक्रिय भूमिका जो है उस पर यह आपका बल देता है। साथ ही जो आपकी प्राकृतिक असमानताएं हैं, निर्धनता है, अभाव है, विषयों के कारण निवारण और निष्कर्ष पर भी और ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। यह अगला क्वेश्चन आपका है प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान होना कितना जरूरी है। पहली बात बताओ, बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास का क्या है, सूचक है। आप बताओ, मानव प्रकृति के नियमों को समझेगा और प्रौद्योगिक विकास उसके बाद कर सकता है। जैसे ऊष्मा और जो घर्षण का नियम है हमने उसको समझा और आग की जो सोच है या आग का जो आविष्कार है उसकी हमने खोज कर ली भाई। उसके बाद डीएनए और अनुवांशिकी के जो रहस्य है, डीएनए हमारा जो जेनेटिक्स जो हम सबके अलग अलग हैं, जब उनको हमने जाना, उसको हमने पढ़ा तो हमने बहुत सारी जो बीमारियां हैं उस पर हमने रोकथाम लगा ली, उस पर हमने विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद बताइए वायु के नियम को समझा कि भाई वायु इधर से आ रही है और वायु बहुत तेज होती है, बहुत प्रेशर लेके आती है, तो हमने जब उस नियम को समझा तो हमने तेज गति से चलने वाले वायुयान क्या कर लिए, विकसित कर लिए। पॉइंट भी आपको बता देना है। साथ ही आप एक चीज और बताओ कि भैया आपके तीर की तरह यूं ही क्यों होता है आपका एरोप्लेन, क्योंकि हमने नियम को समझा कि हमें काट कर चलना पड़ेगा, हम उसको टकरा नहीं सकते वायु से। ये पॉइंट भी है। साथ ही प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही हमारी सांस्कृतिक वातावरण का क्या हो सकता है, निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रकृति पर आपका मानव प्रयासों की छाप जो है दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात है। ये आपका है संभववाद वाला। कौन सा ये संभववाद वाला है, जिसमें प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उनका प्रयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। प्रकृति मानव के अनुसार चलना शुरू कर देती है। जैसे आपका पहाड़ी इलाकों में आपके जो इलाके चारागाह क्षेत्र बनाना, आपके महासागरों में समुद्री मार्ग का प्रयोग करना, उच्च भूमि में विश्राम स्थल या कार्यस्थल के रूप में, अंतरिक्ष में आपका प्रक्षेपण, कृषि, नगर, पुल, इन सब का जो निर्माण है यहां मानव छाप हमें साफ देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन है विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। क्या कारण है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारण अगर हम बात करेंगे तो भौतिक कारण या आपका प्राकृतिक कारण होता है, जिसके 4 पॉइंट हमें याद होने चाहिए। उच्चावच, अगर कोई इलाका आपकी ऊंचाई पर है तो वहां पर आपके उन इलाकों में, मतलब पर्वतीय इलाकों में, पठारी इलाकों में, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानी इलाकों में ज्यादा लोग रहेंगे। एग्जाम्पल, जहां गंगा घाटियां हैं, जो मैदानी इलाके, वहां ही लोग ज्यादा बसे हैं, उर्वरक भूमि भी आपकी वहां होती है। साथ ही जलवायु, ज्यादा ठंडे और ज्यादा गर्म स्थानों पर लोग नहीं रहते हैं, जबकि आपका नॉर्मल मॉनसून जो प्रदेश है जैसे भारत है, वहां पर जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है। साथ ही मृदा, जिन इलाकों में उर्वरक मृदा होती है, अच्छी मृदा होती है, वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, लेकिन जहां आपकी बंजर मृदा होती है वहां जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। खनिज पदार्थ, अगर किसी इलाके में खनिज पदार्थ है आपके, तो वहां पर लोग सघन रूप से बस जाते हैं, क्योंकि वहां पर औद्योगिकरण होता है, आर्थिक लाभ हो सकता है, रहन सहन की दशाएं बदल जाती हैं। अगर विश्व के लेवल पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे इलाके जो औद्योगिक कारणों की वजह से बसे हैं, जिसमें एक का नाम है कोबे ओसाका। क्या है? कोबे ओसाका, आगे हम पढ़ेंगे। वो जापान में आपका शहर बना है जो औद्योगिक कारण से बन गया है, मतलब खनिज कारण ही रहा होगा। और वनस्पति, जिन इलाकों में आपका वनस्पति आपकी होती है उन इलाकों में भी आपका जो जनसंख्या है, सघन क्षेत्रों में तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके जो नॉर्मल इलाके हैं वहां पे आपकी जनसंख्या रहती है। और जल की उपलब्धता, जिन इलाकों में आपका सर्वाधिक आपकी मात्रा में जल रहेगा वहां पर लोग बहुत बड़ी मात्रा में बसते हैं, क्योंकि जीवन यापन को चलाने के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है। आर्थिक कारण में 3 पॉइंट है आपके। आर्थिक कारण में आपके 3 पॉइंट है। पहला आपका रहता है यहाँ पे आपका नगरीकरण होता है। अब जिन इलाकों में आपके नगर होंगे, जिन इलाकों में आपके औद्योगिक क्षेत्र होंगे, वहां पर जनसंख्या ज्यादा बसेगी, तो नगरीकरण आपका एक कारण रहता है। दूसरा औद्योगिकरण कारण रहता है, और एक आपका खनिज क्या है, खनिज एक कारण रहता है। ये 3 कारक आपके हैं। तो जहां खनिज मिलेगा वहां जनसंख्या ज्यादा होगी, जहां नगर होंगे वहां जनसंख्या, और जहां औद्योगिकरण हो रहा होगा वहां जनसंख्या ज्यादा बसेगी। उसके बाद धार्मिक कारण, वे आपके धार्मिक कारणों की वजह से भी लोग जो हैं एक किसी क्षेत्र विशेष में आपका रह जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो दूसरे विश्व के दौरान जो आपका है जर्मनी से यूरोप को छोड़ करके यहूदी लोग रेगिस्तान के इलाके में इजराइल एक देश उन्होंने बसा लिया, तो मतलब धार्मिक और जो सांस्कृतिक कारक है उस कारणों से भी लोग वहां पे जाके बस जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, काफी इंपॉर्टेंट है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को अगर समझना है तो हमें 2 तरीके से समझना पड़ेगा। एक, ग्रामीण आपका क्षेत्र है, अशिक्षा का क्षेत्र है, उच्च जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर है, यहां आपका नगर है, नगर में आपका शिक्षा है,
निम्न जन्म दर है, निम्न मृत्यु दर है। यहां पे नगरीकरण आपका है, क्या है? नगरीकरण। इन सब से जो चेंज होगा नगर की ओर, यही आपका क्या है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत आपका है। इसमें सिंपली आप बताइए, ग्रामीण खेतिहार से आपका अशिक्षा से एक प्रकार से नगर की ओर जाना, साक्षरता की ओर जाना, उच्च जन्म दर से उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर जाना, यही आपका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है। चेंज करना मतलब गांव से जैसे आप शहरों में आए हो, अशिक्षा से शिक्षा की ओर आए हो, ग्रामीण खेतिहार से नगर की ओर आए हो, यही आपका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है। और इसकी आपकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में पूरी दुनिया 200 वर्ष पहले इसी अवस्था में थी। सबसे ज्यादा जन्म लिया करते थे और बहुत ज्यादा लोग मरा भी करते थे, क्योंकि यहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं थी, लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में आपके लगे पड़े थे। दूसरी अवस्था में क्या होगा? जन्म दर उच्च बनी रहेगी लेकिन मृत्यु दर में कमी कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो विकसित हो जाएंगी। और तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो रही हैं। अब क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है, लाइफस्टाइल जो है, अब वो बदल चुका है। लोग अच्छे से जीवन को अपना जी रहे हैं और बच्चों की उनकी इतनी आवश्यकता महसूस नहीं होती। तो तीसरी अवस्था में आप आज का समय बता सकते हैं, खासकर विकसित देशों में खासकर ऐसा है। अगला क्वेश्चन आपका है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है और जनसंख्या की धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि दर में क्या अंतर है? सिंपली आप बताओ, किसी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को, मान लीजिए यह हमारा क्षेत्र है, आजादपुर है, मॉडल टाउन है, इस इलाके में क्या है? जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होगा एक समय, मान लो 2024 है तो 2024 क्या है? एक निश्चित समय हो गया और एक आपका क्षेत्र हो गया जहां जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। धनात्मक में क्या होगा? 2 समय अंतरालों में जो जन्म दर है वो मृत्यु दर से अधिक होगा, मतलब ज्यादा जन्म ले रहे हैं तो वो धनात्मक आपकी वृद्धि दर है। और मृत्यु दर में क्या होगा? ऋणात्मक में 2 समय अंतरालों में जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से आपका एक प्रकार से हम कहेंगे कम हो जाता है। जन्म दर कम है लेकिन मृत्यु दर ज्यादा है दूसरे वाले में, तो आपका ऋणात्मक हो जाएगा। अब समझिए दोबारा, धनात्मक होगा मतलब जनसंख्या आपकी यहां पर जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, और ऋणात्मक होगी जब आपका मृत्यु दर ज्यादा है और जन्म दर आपका कम है। ऐसा समझ लो बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन आपका है, संसार में जनसंख्या प्रवास के प्रमुख अपकर्ष कारकों का वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल है बट काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अपकर्ष कारक कौन से हो सकते हैं? अपकर्ष मतलब खींच रहे हैं, ठीक है, आपको आकर्षित कर रहे हैं कि आओ हमारी तरफ आओ। तो भैया वो कारण होते हैं काम के, रोजगार के अवसर, मतलब बेहतर अवसर, काम के बेहतर अवसर। अगर आपको कहीं काम के अवसर है, मान लो आपको एक ऑफर आता है 1 लाख की सैलरी मिल रही है, आप तो भागे चले जाओगे यार। तो वही समझ लो, रहन सहन की दशाएं, जहां आपको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है लेकिन किसी ने लालच दे दिया, भाई वहां तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, आप वहां चले गए। आपके इलाके में लड़ाई झगड़ा है, दंगे हैं आजकल, जैसे एक ना ये पंटरगिरी चलती है आजकल, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा, तो मान लो अशांति है, क्या आप इलाका छोड़ोगे? बिल्कुल छोड़ दोगे। अनुकूल जलवायु, ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है, नॉर्मल वेदर रहता है बढ़िया सा, आप वहां चले जाओगे। और जीवन संपत्ति की सुरक्षा, ये आपके कौन से अपकर्ष कारक? एक आपके और होते हैं प्रतिकर्ष कारक जो इसके नीचे हैं, इसका उल्टा कर दो यार, सिंपल है, इसका उल्टा कर दो। कम के बेहतर अवसर है, बेहतर अवसर है ही नहीं, रहन सहन की दशाएं अच्छी हैं, बुरी हैं, अशांति है, अशांति है, अनुकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु, ये आपके प्रतिकर्ष कारक है। जो तो जैसा हमने कहा कि प्रतिकर्ष कारक में आप उल्टा कर दो, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, राजनीतिक अस्थिरता है, प्रतिकूल खराब जलवायु है, प्राकृतिक विपदाएं हैं और महामारियां हैं, तो आप उस इलाको क्या करोगे? छोड़कर चले जाओगे, सिंपल सी बात है। अगला आपका है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से? अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर और प्रवास। अशोधित जन्म दर का मतलब है एक आपके जो स्त्री है, प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्म दिए गए बच्चों के आधार पर हम लोग अशोधित जन्म दर को आपका व्यक्त करते हैं। मृत्यु दर क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि केवल जब आपकी बढ़ती नहीं है अपितु घटती भी है, तो अब उसे हम उस इलाके को, उस चीज को हम मृत्यु दर आपको कहते हैं, अशोधित मृत्यु दर, आपका प्रति 1000 लोगों में मरने वाले लोगों की संख्या। प्रवास क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, सिंपल समझो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्या है? प्रवास कहलाता है। बस इतना समझते रहो, बहुत अच्छे तरीके से आपका एग्जाम जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, मानव विकास से क्या अभिप्राय है और मानव विकास के 4 स्तंभों का वर्णन करो। देखो, मानव भूगोल, पहली बात तो आप जब पढ़ रहे हो तो मानव विकास बहुत जरूरी है भाई। मानव विकास आप कह लो, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, उनके जीवन में सुधार लाता है, जीवन का मूल्य, उद्देश्य और ऐसी दशाओं को उत्पन्न करता है जिसमें लोग सार्थक जीवन, बेहतर जीवन जी पाएं, यही मानव भूगोल है। लेकिन हाँ भाई, राइटर जी का नाम मत भूलना,
डॉक्टर महबूब उल हक जो है उन्होंने मानव विकास के बारे में ये बातें कही हैं, खास करके विकल्पों में वृद्धि अगर याद रहा तो बहुत बढ़िया रहेगा, सेंटेंस अपने आप बना लेना, लोगों के या मानव के विकल्पों में वृद्धि मानव विकास है, तब भी आपका काम चल जाएगा। 4 इसके स्तंभ हैं, कौन कौन से हैं? समता, समता मतलब समाज में सभी को समानता मिले, लिंग या जाति या प्रजाति या आय के आधार पर जो भी भेदभाव है वो उसके बिना आपको सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, यही आपका समता है। सतत पोषणीयता का मतलब है हमें आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके अवसर को नहीं छीनना है, हमें पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना है और इनमें से भी हमें संसाधनों का प्रयोग करना अच्छे से है ताकि हम आने वाली भावी पीढ़ी के अवसरों को कम ना कर दे, इसलिए हमें दुरुपयोग नहीं करना है, हमें प्रयोग करना है केवल, ये पॉइंट याद रखना। उत्पादकता मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में कहा गया है, मतलब मानव को इतना समर्थ, इतना सक्षम बना दो कि मानव अपने आप में क्या बन जाए? उत्पादक बन जाए। अब कैसे बन सकता है? क्या आप उत्पादक हैं? बिल्कुल नहीं है। आपको आता क्या है? क्या आपको एक डांसिंग आता है? क्या आपको सिंगिंग आता है? क्या आपको लिखना आता है अच्छे से? किसी सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है तभी तो आप उत्पादक बनोगे, मतलब आपके स्किल में, आपके कौशल में वृद्धि ही होना ही उत्पादकता है मतलब। तो आप सोचिए क्या आप उत्पादक हैं? अगर हैं तो अच्छी बात है। अगला है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण में यह है कि सामाजिक और आपके आर्थिक आधार पे जो पिछड़े वर्ग हैं हमें उन्हें समर्थ बनाना है, हमें उन्हें विकल्प देने हैं, हमें उन्हें विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देनी है, यही आपका सशक्तिकरण है आपका। अगला क्वेश्चन आपका है मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है? मानव विकास सूचकांकों को संदर्भ में समझाइए। आपने पढ़ा होगा मानव विकास जो सूचकांक आपका है ये खास करके आपके जो मानव है उनके विकास के आधार पे कि उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक उनकी पहुंच कितनी। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है मानव विकास के केंद्र बिंदु क्या है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। तो 0 से 1 तक का जो स्कोर होता है उसके आधार पर जो भी देश है उसका मानव विकास सूचकांक हम लोग तय कर लेते हैं। कैसे तय कर लेते हैं? मान के चलो 0 पॉइंट आपका 900, जो देश 1 के जितना नजदीक होगा उसका मानव विकास उतना ही उच्च होगा। मान के चलो मैंने बोला ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा पहला नंबर, मतलब अति उच्च में हो जाएगा। एक होता है दूसरा जिसमें 0 पॉइंट आपका 700 कर दो तो ये आपका हो गया उच्च में। उसके बाद हो गया तीसरा जिसका होगा 500, 0.500, तो ये आपका हो गया मध्यम में। और लास्ट में आपका 4th वाला जो है वो निम्न मानव विकास सूचकांक वाला, जिसका आपका जो रेशो रहेगा वो 0.44 आपका रहेगा, मतलब 1 से बहुत ज्यादा वो सबसे पीछे है, इसलिए उसका मानव विकास भी उतना ही पीछे होगा। इस पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के विभिन्न उपागमों को स्पष्ट कीजिए। भैया मानव विकास के 4 उपागम होते हैं, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत उपागम और क्षमता उपागम। जो आपका आय उपागम है ये मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, जिसका आय का स्तर जितना ऊंचा होगा उसका मानव विकास भी उतना ऊंचा होगा। आप समझो अगर कोई इंसान आज के समय पे आपका 2 लाख के आसपास कमा रहा है या 20 लाख मान लो कमा रहा है और एक आदमी आपका केवल 20,000 कमा रहा है, बताओ किसका ऊपर होगा मानव विकास? सिंपल बात है भाई, जो 2 लाख या 20 लाख कमा रहा है, क्योंकि संसाधनों को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, चीजों को बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएगा, इसलिए मानव विकास उसका उतना उच्च रहेगा। अगला क्वेश्चन है कल्याण उपागम आपका, इसी पॉइंट है। मतलब कल्याण उपागम में क्या कि मानव जो होता है वो लाभार्थी है। लाभार्थी का मतलब मानव करता कुछ नहीं है, इसमें सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो मानव पर प्रभाव डालती हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने आपका स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी कर दी, शिक्षा सुविधाएं अच्छी कर ली, तो आपका विकास अपने आप होगा। तीसरा आपका होता है आधारभूत उपागम। अगर आपके पास कुछ आधारभूत सुविधाएं हैं तो आप मानव विकास आपका उच्च है। इसको आपको दिया है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आप बताओ शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास, ये सब आपके आधारभूत उपागम के अंतर्गत आते हैं। अगर आपके पास ये हैं तो आपका मानव विकास बहुत ज्यादा उच्च है। अगला क्वेश्चन आपका इस पॉइंट जो बनता है वो है क्षमता। क्षमता में प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं संसाधनों तक आपकी जितनी पहुंच होगी उतना ही आपका मानव विकास उतना उच्च रहेगा। क्या करें? क्षमता उपागम। आप बताओ क्षमता उपागम में प्रोफेसर अमर्त्य सेन कह रहे हैं जितना आपका क्षमताओं में, क्षमता एक प्रकार से आपकी जितनी मजबूत होगी, आपकी संसाधनों को आपकी जितनी पहुंच होगी उतना ही आपका मानव विकास उच्च होगा। क्वेश्चन इसमें है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो सदैव सापेक्ष होता है, किन्हीं 3 तर्कों द्वारा स्पष्ट करो। सच बात है भाई। आप सबसे पहले बताओ कि विकास तब होता है जब सार्थक माना जाता है जब वर्तमान दशाओं में आपके करंट सिचुएशन में चेंज आए। अगर आप एक छोटे से कमरे में रह रहे थे, आपको खाने को नहीं था, एकदम से आप बड़े से कमरे में गए, वहां अच्छे से रह रहे हो, खा पी रहे हो, तो आपका विकास हो रहा है। साथ ही साथ आप बताओ कि मान लो एक लड़का है, काफी लंबा सा है भाई, उसके दिमाग बहुत छोटा है लेकिन आपकी उसकी हाइट बढ़ गई है, तो क्या है वो? क्या वो विकास हुआ है? आंसर बिल्कुल नहीं, विकास नहीं हुआ है, केवल वृद्धि हुई है। अगर विकास हुआ होता तो सकारात्मक परिवर्तन आता, उसकी हर एक चीज में आपका चेंज आता। तो अपने उस दोस्त को कमेंट करो जिसका आपका वृद्धि हुई है लेकिन विकास नहीं हुआ दोस्त।
उसके बाद आप बताओ, केवल सकारात्मक वृद्धि होना ही विकास नहीं है। विकास उस समय होता है जब गुणात्मक चेंज आता है, आपका क्वालिटी लेवल में चेंज आएगा। किसी स्थान में यदि आपका जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी मूलभूत सुविधाओं की सेवा बढ़ जाती है, तब हम कहेंगे कि वृद्धि तो हुई है और साथ ही साथ विकास भी हुआ है। आपका ये पॉइंट आपका बनेगा। एक और क्वेश्चन है, विकास और वृद्धि में अंतर स्पष्ट करें। देखो, वृद्धि समय के संदर्भ में मात्रात्मक और मूल निरपेक्ष है, मतलब नकारात्मक और सकारात्मक हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा धनात्मक आपका रहेगा। जो विकास आपका है वो हमेशा धनात्मक रहेगा। तो आप बताओ, विकास हमेशा धनात्मक और गुणात्मक आपका मूल सापेक्ष होगा, जबकि वृद्धि क्या है, मूल निरपेक्ष है, धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब नकारात्मक सकारात्मक दोनों हो सकती है। उसके बाद बताइए, विकास तब तक नहीं होगा जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक परिवर्तन ना हो, और यह गुणात्मक और सकारात्मक परिवर्तन का सूचक होता है। क्वेश्चन है, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सिंपली क्या है, और रोपण कृषि आप बताओ इसका अर्थ क्या है। यह एक व्यापारिक कृषि है जिसके अंतर्गत आपको बताना है कि बाजार में बेचने के लिए चाय है, कॉफी है, कोकोआ है, रबड़, कपास, अनानास आपके या केले की पौधे जो है वो लगाए जाते हैं। खेतों का आकार बहुत बड़ा होगा क्योंकि भैया बागान रहेगा ना, और साथ ही पूंजी निवेश, पैसा बहुत लगेगा, रख रखाव के लिए पूंजी लगेगी दबा करके। तकनीकी और वैज्ञानिक विधि और उच्च प्रबंधन चाहिए, और साथ ही आप बताओ, एक फसली कृषि है, मतलब एक समय पर एक ही चीज होगी। अगर चाय कर दिया तो चाय का रहेगा, कॉफी तो कॉफी रहेगा। साथ ही आप बताओ, यहां पर श्रमिकों की काफी आवश्यकता होती है, स्थानीय श्रमिकों का इस्तेमाल होता है। परिवहन के साधन, यह पॉइंट भी याद रखना कि यहां पर आपको परिवहन के जो साधन है वो सुचारू रूप से चाहिए होते हैं, ताकि आप बागान से बाजार तक, जहां आप बो रहे हो वहां से बाजार तक आप आसानी से ले जा सको। और ये यूरोपीय लोगों ने आपका शुरू किया था बहुत सारे क्षेत्रों में। इसके बाद आप यहां पे याद रखिए, चावल प्रधान और गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। सिंपल आप बताओ, चावल प्रधान जो कृषि है इसमें आपको कृषि में परिवार के लोग ही लगे होते हैं, और आपके घर का पालन पोषण एक प्रकार से या खाने के उद्देश्य से की जाती है। इसका व्यापारिक आपका महत्व नहीं होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषताएं कहिए। और चावल प्रधान जो कृषि है आपको किस लेवल पे या कहां की जाती है, आप सिंपल बताओ। इस प्रकार की जो कृषि है, लोग परिवार के भरण पोषण के लिए, खाने के लिए, और भूमि छोटे टुकड़ों में आपकी काफी मात्रा में बटी होती है, लोग चावल की कृषि करने लग जाते हैं। यह भूमि जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा होता है। मुख्य फसल जो है वो आपका चावल से पता चल रहा है आपको, चावल मुख्य फसल है, और यह सिंचाई पर निर्भर होती है। खेतों का आकार जो अगर हम बात करें तो अधिक जनसंख्या और घनत्व के कारण छोटा होता है, और खेत एक दूसरे से आपके दूर होते हैं। श्रम तो गहन श्रम का प्रयोग होता है, और यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का इस्तेमाल होता है। कृषि कार्य में पूरा परिवार लगा रहता है। जो उर्वरक की अगर हम बात करें तो आपके प्राकृतिक उर्वरक जो है वो गाय का गोबर ओबर का प्रयोग होता है, और मानसून एशिया में इसका ज्यादा मात्रा में आप कहेंगे चावल प्रधान कृषि की जाती है। एक आपका है चावल रहित कृषि भी आपकी है। तो चावल रहित में आप बताओ, इसमें चावल प्रमुख फसल नहीं होगी, जबकि यहां पर गेहूं जैसी फसलें हैं, सोयाबीन है, जौ है, सोरपम बोया जाता है। यहां पे आप बताओ, उन कृषि क्षेत्रों में की जाती है जहां चावल की फसल के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती, मतलब वहां पर पानी नहीं है, इसलिए कोई और फसल उगा दी गई। इस प्रकार की आपकी जो भूमि है वह जनसंख्या दबाव यहां भी आपका अधिक काफी मात्रा में रहता है। खेत जो होते काफी छोटे और बिखरे हुए होते हैं। मशीनों के स्थान पर पशुओं द्वारा काम करवाया जाता है, और मुख्य रूप से उत्तर कोरिया, उत्तरी जापान, मंचूरिया और सिंधु घाटी के मैदान। आपको मैं बता देता हूं, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंतर यही है कि ये आपका गेहूं की फसल होती है, सोरपम या सोयाबीन होते हैं, वहां पर चावल होते हैं। दोनों में बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस बारे में भी। अगला आपका है, मिश्रित कृषि की विशेषताएं बताते हुए प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करो। देखो, मिश्रित में क्या होगा कि आपके कृषि के साथ साथ आप पशुओं को पालोगे, और इसमें आपके कौन कौन से पशु हैं, आपका मवेशी है, सुअर है, कुकुर है, आपका इस प्रकार की हैं। चारे की आपकी फसलें होती हैं, और खेतों का आकार जो है मध्यम होता है। गेहूं, जौ, रई, जई, मक्का और कंदमूल का मतलब है फल वल सब्जी बोया जाता है। और आपके यहां बताना आपको कि यहां पर अत्यधिक जो आपके विकसित क्षेत्र है, जैसे आपके यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, यूरेशिया का क्षेत्र है, वहां पे आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, आदिमकालीन आपके निर्वाह कृषि है उसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले बताओ, इसमें आपका पुराने तरीके से आपकी कृषि की जाती है, और आदिम लोग इसको करते हैं, और इस प्रकार की कृषि में घर के जो परिवार के लोग हैं उनके भरण पोषण के लिए की जाती है। बिक्री का कोई उद्देश्य नहीं होता है, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसमें खेती जो है स्थायी नहीं होती, आज यहां खेती कर ली, कल वहां कर ली। खेतों का आकार बहुत छोटा होता है। कृषि पद्धति जो है पुराने तरीके से, जंगलों को काटा, वनस्पति को जला करके उसी में उर्वरक में कृषि कर ली। औजार जो है वो पारंपरिक होंगे, लकड़ी, कुदाल या फावड़े का इस्तेमाल है, उष्णकटिबंधीय आदिम क्षेत्र से करते हैं। इस पॉइंट में आपको बता देने हैं।
अगला, चलवासी पशुचारण की क्या विशेषता है या वाणिज्य पशुपालन में क्या अंतर है, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप सिंपल बताओ। चलवासी पशुचारण जो आपका है ये आपका समुदाय चारे और जल की खोज में एक स्थान से दूर, आज यहां है कल यहां दूसरे स्थान चले जाते हैं। पूंजी प्रधान नहीं है क्योंकि पशुओं पर निर्भर होते हैं, प्रकृति पर निर्भर होते हैं। पशुओं की देखभाल और प्रकृति बड़े रूप में एक प्रकार जो काम है वो देखभाल करते हैं, मतलब पशुओं का देखभाल करना ही इनका बहुत बड़ा काम आपका रहता है। और पशुओं के प्रकार, चलवासी जो आपके पशु चालक हैं एक समय में आपके विभिन्न जो पशु हैं वो रखते हैं, मतलब पशुओं के आधार पे बहुत सारे पशु रखते हैं, भेड़ है, बकरी है और ऊंट जैसे मतलब अन्य अन्य प्रकार के आपके जानवरों को पालते हैं। इनकी पुरानी दुनिया जो एक प्रकार से, ये पुरानी दुनिया तक एक प्रकार से सीमित थे और आज ये नहीं है क्योंकि लगातार आपकी राजनीतिक सीमाएं बन चुकी हैं, आज इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। इनको आप कह सकते हो ये आपकी ऋतु प्रवास भी करते हैं, मतलब गर्मियों में क्या करते हैं, गर्मी के समय पे पर्वतों की ओर चले जाते हैं और ठंड के समय पर्वतों से आपके मैदानी क्षेत्रों में आपके आ जाते हैं। पॉइंट भी आपको बता देना है। कहां कहां होता है आपका, अफ्रीका के अटलांटिक तट पर होता है, मंगोलिया और मध्य चीन में होता है, यूरोप और आपके एशिया के टुंड्रा प्रदेश में, और दक्षिण पश्चिम आपका अफ्रीका और मेडागास्कर, और उत्तर आपका जो इलाके हैं लगभग वहां पर किया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन जो है इसमें आप बताओ, वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर बड़े से फार्म में होगा, चारे की व्यवस्था के लिए स्थानीय रूप से की जाती है। पशु बहुत बड़ी मात्रा में पैसा पूंजी निवेश लगेगा क्योंकि पशुओं को बहुत ध्यान रखा जाएगा, उनका वैज्ञानिक तरीके से पाला जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी। इसमें पशुओं को जो पाला जाता है उसके लिए जो क्षेत्र है अत्यधिक आपका अनुकूल होता है आपका। और साथ ही इसमें आप बताइए न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, संयुक्त अमेरिका है, यहाँ पे वाणिज्य पशुधन जो पालन है आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कुटीर उद्योग से क्या तात्पर्य है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप बताओ कि जो कुटीर उद्योग है घर परिवार के जो लोग हैं वो लगे होते हैं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं। पूंजी और परिवहन के साधनों का उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि स्थानीय लोग करते हैं और घर परिवार के लोग इसका इस्तेमाल और स्थानीय बाजार में प्रयोग होता है। कच्चा माल स्थानीय आपका बाजार में और दोनों ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाता है, कच्चा माल हो या बाजार है स्थानीय स्तर पर बेच देते हैं। किसी स्वचालित मशीन की आवश्यकता नहीं होती, हाथ के साधारण औजार द्वारा, जैसे टोकरी हो गई, अचार हो गई, या आपके कुटीर उद्योग में आपके या चटाई होगी आपके आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छंद उद्योग की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताओ। स्वच्छंद उद्योग आपका जो है ये बहुत व्यापक आपका उद्योग है, इसमें किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होता है, इसके कलपुर्जों पर मतलब एक प्रकार से मशीनें थोड़े बहुत जो बनाते हैं उसमें आपका है, और कम मात्रा में ये पर्यावरण हितैषी है, कोई भी पर्यावरण को कोई इससे नुकसान नहीं पहुंचता। आप इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हो, आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारण, काफी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इस बात को समझना। अब देखो उद्योग की जो स्थिति है उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं। अगर आप उद्योग की स्थिति को प्रभावित करना चाहते हैं तो बहुत सारे कारण हैं। एक, कच्चा माल, जिन इलाकों में या जिन एरियाज में कच्चा माल उपलब्ध होता है वहीं पर आपके उद्योग लगते हैं, खास करके इस्पात और चीनी उद्योग जो है वो कच्चे माल पर आधारित हैं। अगर कच्चा माल वहां नहीं है, गन्ना नहीं है अगर चीनी के लिए, तो वहां उद्योग नहीं लगेगा। अनुकूल जलवायु, अगर आपकी जलवायु जो है वो अनुकूल नहीं है, जैसे सूती वस्त्र अगर आपका है और नमी नहीं है वहां पर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप कताई करना आसान हो जाता है अगर नमी की मात्रा रहती है। और अत्यधिक ठंडे या गर्म प्रदेशों में उद्योग लगाना बहुत कठिन हो जाता है। शक्ति, जहां पर बिजली के साधन आपके होते हैं, आपके खास कर वहां उद्योग लगते हैं, जैसे एल्यूमिनियम जो उद्योग है वो खास करके बिजली के साधनों के समीप लगते हैं। श्रम आपका जो है, श्रम आपके जो बहुत बड़ी मात्रा में आपके लगते हैं, और श्रम जो है कुशल आपके श्रमिक चाहिए होते हैं और सस्ते श्रमिक चाहिए होते हैं, जहां मिल जाता है वहां पे उद्योग धंधा लग जाता है। पूंजी, अगर आप कोई भी उद्योग करना चाह रहे हो भाई तो आपको पूंजी चाहिए, पैसा आपको चाहिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है आधुनिक और बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की प्रमुख विशेषताएं क्या है। भाई बड़े पैमाने पर अगर कोई भी उद्योग है आपकी कुछ बातें रहेंगी। पहला, कौशल का विशिष्टीकरण, मतलब बड़े लेवल पे आपको ऐसे श्रमिक चाहिए होंगे जो आपके कुशल हो और आपके काम को करके दे। यंत्रीकरण, बड़ी मात्रा में आपको मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके माध्यम से आप अपने मशीन को चलाएं और अपना जो प्रोडक्शन लेवल है बढ़ा के आगे चलें। प्रौद्योगिकी नवाचार, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलोगे तो आप अगर बड़े उद्योग चाह रहे हो तो आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज अगर हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो चल रही, तब इसके माध्यम से आप इसको देख पा रहे हैं। उसके बाद संगठनात्मक ढांचा, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए हमें एक कर्मचारी वर्ग, एक प्रशासनिक वर्ग चाहिए होता है, एक सुपरवाइजर, एक मैनेजर, एक सीईओ, एक एमडी। उसी प्रकार से किसी बड़ी कंपनी को, उद्योग को चलाने के लिए हमें चाहिए होता है। अनियमित इसका वितरण है, 10% से भी कम भूभाग पर इसका विस्तार है, जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं और उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारण हैं आपके, उसमें सरकारी नीतियां भी आपकी आती है, पॉइंट भी आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। दोस्तों 3 प्रकार से आपका होता है, सार्वजनिक होता है, निजी होता है और एक होता है संयुक्त। कौन सा होता है? संयुक्त आपका होता है।
सार्वजनिक मतलब है सरकार के अधीन होगा और सभी सरकार इसका प्रबंधन करेगी, जिसमें लौह इस्पात उद्योग आपका होता है। समाजवादी देश जैसे चाइना और रशिया जैसे देशों में पहले था, अभी तो सरकार में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। निजी मतलब किसी व्यक्ति या आपका कंपनी के हाथों में होगा, निजी कंपनी या आपके समुदाय के हाथों में हो सकता है। पूंजीवादी देशों में ऐसा होता है, जैसे भारत में अगर बात करें टाटा, बिरला, रिलायंस जैसे जियो आपका है। संयुक्त की बात करते हैं जिसमें कुछ सरकार और निजी व्यक्ति दोनों मिलकर के चलाते हैं, तो आपके हैं, जिसमें एक एग्जांपल आपका आता है HPCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आपका मित्तल एनर्जी लिमिटेड, ये आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा कैसे बेहतर है? भाई सिंपली आप बता दो कि जो सड़क परिवहन है वह आपको घर से घर की सुविधा देता है, रेल परिवहन उसमें से नहीं देता है। सड़क परिवहन पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में हो सकता है, जबकि रेल परिवहन नहीं होता है। छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए हमें सड़क परिवहन की आवश्यकता होती है। आपके प्री बोर्ड में खासकर ये इंपॉर्टेंट काफी अच्छा क्वेश्चन है। महामार्गों की विशेषताएं बताओ, क्या है महामार्गों की विशेषताएं? आपको सिंपली बताना है कि महामार्गों को आप कह सकते हैं अबाधित रूप से यातायात की सुविधाएं इसमें प्रदान की जाती हैं, फ्लाईओवर बनाए जाते हैं और आपकी लाल बत्ती यहां नहीं होती हैं। ये सड़कें आपके गतिरोध अवरोधक होते हैं, मतलब कोई भी आपका जो रोक टोक नहीं होती है और मुक्त लेन होती है, बिल्कुल चलती रहती गाड़ियां आपकी 80 मीटर आपकी चौड़ी हो सकती हैं। देश के जो प्रमुख आपके शहर है, नगर है, पतन है, उन्हें मिलाती है। खास करके आप बता रहे हैं सड़कों किनारे आपकी रेलिंग लगी होती है और कहीं कहीं पर आपको देखेंगे क्रॉस ना किया जा सके, इसके लिए यातायात के लिए कुछ प्रबंध भी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है विश्व में सड़क परिवहन की 3 प्रमुख समस्याएं बताइए। भाई देखो, सड़क परिवहन जो है मौसम के अनुसार लगातार प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खराब हो जाती है। यातायात की मांग के अनुसार सड़क जाल पूरा नहीं हुआ है। मान लो कि एक इलाके में 5 या 1000 लोग रहते थे, आज 1 लाख लोग रहने लगे, लेकिन सड़क एक ही है, उतनी ही पतली है, उतनी ही है, तो भैया विकसित नहीं हो रही है, दिक्कत है। लगातार सड़कों का निर्माण और उनके रखरखाव के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है, जो कि समस्या को दर्शाता है। अगला और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है पनामा भाई जो नहर है उसकी क्या विशेषता है? सिंपल समझो, यहां पीछे देखो भैया, आगे कुछ नहीं होता है, पीछे से समझा करो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। विशेषता पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। आप बताओ, ये आपका उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच मध्य में 172 किलोमीटर आपकी लंबी है। लगभग बताइए, उत्तरी अमेरिका में आपका न्यूयॉर्क में और पश्चिम में आपका सैन फ्रांसिस्को को लगभग मिलाता है, जो 13,000, देखो मान के चलो, ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप था, ऊपर आपका उत्तर अमेरिका था। अब पहले क्या था, आपका इधर से न्यूयॉर्क से इधर घूम करके सैन फ्रांसिस्को इधर अमेरिका में ऐसे जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या है 20 से चले गए तो 13,000 किलोमीटर की जो दूरी थी वो कम हो गई है। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका के जो पूर्वी और पश्चिमी तट है वो आसानी से, अब यहां से पूर्व से पश्चिम आसानी से आ जा सकते हैं। और इस नहर का जो विकास आप बताइए, व्यापारिक महत्व बहुत ज्यादा है, आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा, अपने आप पॉइंट बनाओगे, बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन है वायु परिवहन आपका जो है वो तीव्रतम माध्यम है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको सिंपल बताना है कि जो वायु परिवहन है वो तीव्रतम माध्यम है। आज अगर विश्व में कहीं भी 35 घंटे में आप दूरी तय कर सकते हो, कहीं भी किसी भी इलाके में आप जा सकते हो 35 घंटे में सिर्फ आपका। उसके अलावा जो आपकी मूल्यवान वस्तुएं हैं, जो आपकी प्रकार से जीवन रक्षक दवाएं हैं, उनको आप बहुत आसानी से मंगवा सकते हो। दुर्गम स्थान जैसे पहाड़ी है, दलदली इलाके हैं, जंगल इलाके हैं, वहां पे आप बहुत आसानी से इससे पहुंच सकते हो। आपातकाल और युद्ध के समय आपका वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण आपका साधन बन जाया करता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में अंतःस्थलीय जल मार्गों के विकास के लिए उत्तरदायी 3 कारकों के बारे में बताइए। भाई देखो, अगर आपको अंतःस्थलीय एक देश के अंदर ही आपका जल मार्ग अगर आपको बनाना है तो सिंपल सा है कि आपकी नदियां जो है 12मासी होनी चाहिए। जिन नदियों में जल केवल वर्षा के ऋतु में होता है, उनका प्रयोग वर्षा भर के जो आपके जल मार्ग है उस रूप में नहीं हो सकता है। आपको जल मार्ग वहां चलेंगे नहीं, जहां पानी हमेशा रहेगा वहां चलेगा। उसके अलावा नदी मार्ग और जलप्रपातों, सोपानों और क्षिप्रिकाओं तथा महाखंडों को मुक्त होना चाहिए। आपकी जो नदियां हैं वो विसर्प भी कम होने चाहिए और सीधा मार्ग होना चाहिए। विसर्प का मतलब होता है कि नदियां ऐसे ऐसे चली जाती हैं, कहीं भी आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए, सीधा चलनी चाहिए, तब जाके आपको चल पाएगा। शीतकाल में नदियां जो है बर्फ मुक्त होनी चाहिए। अगर बर्फ जम रही पानी में तो फिर आपकी जो अंतःस्थलीय मार्ग है वो नहीं चलेगा। नदियों के साफ मुहाने होने चाहिए। समुद्री आपके यातायात के अंतर्गत आपके जोड़े होने चाहिए। पॉइंट आपको बता देने हैं। ये काफी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। स्वेज नहर की विशेषता, भाई देखो, स्वेज नहर आपका मिस्र में बनता है 1859 में, लगभग 69 में, और ये आपको भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। 180 किलोमीटर आपका होता है। लंबाई अगर हम बात करें इसकी और मीटर जो गहराई है वो 11 से 15 मीटर आपकी गहराई है। इस नहर के द्वारा आपका यूरोप और दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया के जो आपके इलाके हैं उनको जोड़ा जाता है। रोज प्रतिदिन आपके 100 आपके जलयान गुजरते हैं और नील नदी के आपका जो नौगम में आपके ताजा पानी है वहां स्वेज नहर से आपको मिल जाता है।
इसके बाद सड़कों पर संकुलन क्यों होता जा रहा है, परिवहन संकुलता की समस्याएं क्या हैं? आप सिंपल बताइए कि आपका जो यातायात के अनुसार सड़कों का विकास नहीं हो पा रहा है, इसी को सड़क संकुलता कहते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही है, पर विकास नहीं हो पा रहा है। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सार्वजनिक अगर हम बसों का इस्तेमाल करें, चीजों का इस्तेमाल करें, अच्छा हो सकता है। हम सड़कों को अगर चौड़ा कर दे, उसकी गुणवत्ता को अच्छा कर दे, पुलों और फ्लाईओवर को हम बना दे और दोहरे वाहन मतलब एक साथ आपके 2 वाहन उसमें जा सकें, साथ ही उच्चतर पार्किंग जो शुल्क है उसको लगाएं ताकि निजी वाहनों की जो संख्या है वो कम हो जाए, ताकि जो वातावरण है वो सही रहे। अगला क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, राइन नदी के जल मार्ग जो विश्व अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जल मार्ग क्यों है? आप सिंपल बताइए कि जो आपका राइन जल मार्ग है यूरोप में आपका संपन्न कोयला खदान से, आपका जो खनन क्षेत्र है वहां से गुजरता है, परिवहन की सुविधा प्रदान करता है, संपूर्ण आपका जो बेसिन निर्माण आपका अत्यधिक संपन्न है। इसमें आपको बताना है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक जो आपका मार्ग है, समुद्री मार्ग है, उससे आपका जोड़ता है। साथ ही प्रति वर्ष यहां पर 20,000 से अधिक समुद्री जलयान आपके गुजरते हैं। प्रति वर्ष अगर हम बात करें 20,000 से आपका लगभग अधिक आपके जलयान गुजरते हैं। 2 लाख से अधिक आंतरिक मालवाहक, आंतरिक का मतलब है कि उसी क्षेत्र में चलने वाले आपके मालवाहक वहां से चलते हैं। जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका है। अगला क्वेश्चन आपका है पाइपलाइन आपके जो परिवहन है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं? आप सिंपल बताओ कि पाइप के माध्यम से होने वाले परिवहन को पाइपलाइन परिवहन कहते हैं, जिसमें जल पेट्रोलियम गैसों का होता है आपका आवागमन। उसके अलावा बताइए इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है? तो भाई देखो, पाइपलाइन कठिन और उबड़ खाबड़ भूभागों और पानी के नीचे बिछाया जाता है। इसके संचालन रख रखाव का खर्चा बहुत अपेक्षाकृत कम है और जलीय और गैसीय पदार्थों का परिवहन तीव्र और सस्ता और पर्यावरण हितैषी है। पाइपलाइन परिवहन के जो ईंधन है उसको बचाता है, मतलब क्योंकि पाइपलाइन से जा रहा कोई ईंधन नहीं चाहिए। मौसमी दशाओं में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये आपका साधन जो है आपके निरंतर इसमें बाधा जो है वो आपकी जो पूर्ति है चीजों की वो होती रहती है, कोई बाधा नहीं आती है। दोष क्या है कि भैया पाइपलाइन में कोई एक प्रकार से अगर बात करें तो ये आपका टूट सकता है और टूटने फूटने के बाद इसको मरम्मत करवाना बड़ी समस्या होती है और इसकी जो क्षमता है ना तो घटाया जा सकता है एक बार बनने के बाद, ना तो बढ़ाया जा सकता है। इसमें रिसाव की समस्या एक बड़ी समस्या है, मतलब मान लो पाइप है कहीं पर आपका रिसाव हो गया, अब हमें पता कैसे चलेगा कहां पर हुआ? तो ये एक बड़ी समस्या इसकी हो जाती है। साथ ही इसकी व्यवस्था करना, इसको सुरक्षा देना बहुत कठिन कार्य आपका रहता है। अगला क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है, संसार के सबसे लंबे आपके पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का नाम बताओ। ट्रांस साइबेरियन आपका रेल मार्ग है जो कि आपका है रशिया में, रूस में। ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग जो कि पश्चिम में है और पूर्व में व्लादिवोस्टोक, इसमें पूर्व में व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। 9,000 आपका 322 किलोमीटर आपका लंबा है, दोहरे पथ वाला आपका है। उसके अलावा बताओ एशियाई प्रदेशों में आपका पश्चिमी यूरोप के बाजारों से इसको ये जोड़ता है। रेल मार्ग अगर हम बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र को भी जोड़ता है। मान के चलो कि जो आपका एशियाई देश है यहाँ और यूरोप यहाँ, ये रेल जब जाती है इसको आपके क्षेत्र को जोड़ देती है और इससे रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाला योजक कहा जाता है। दक्षिण मतलब ये आपका एशिया का, और ये आपका रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओबे और येंसी नदी के आपके क्षेत्र से गुजरता है। अगला है जल परिवहन की 3 विशेषताओं को बताइए। जल परिवहन आपका मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, इसमें आपके महासागर अपने आप जुड़े होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो जहाज है वो चल सकते हैं। जो आपका जल मार्ग है वो घर्षण नहीं होता है और ईंधन की खपत कम होती है। इस परिवहन में आपका संसाधन जो है वो सस्ते होते हैं। और आप बता सकते हैं कि भैया उत्तर माशा आंतरिक मार्ग पर यातायात कम होने के क्या कारण है? तो उत्तर माशा आपका जो उत्तर माशा आपका आंतरिक क्षेत्र है वहां पर दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण आपका अमेरिका, अफ्रीका के सीमित विकास का होना है और जनसंख्या कम है तो वहां प्रयोग होगा ही होगा नहीं। और एशिया और यूरोप के देशों के बीच आपका बहुत लंबा आपका जलमार्ग है, इसलिए वहां पर ज्यादा प्रयोग इसका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित प्रमुख आपकी क्या समस्याएं हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित आपकी काफी समस्याएं हैं, जिसमें से पहली समस्या आपका है राष्ट्रों के पारस्परिक लाभ के लिए उत्पादन जो है वो उच्च स्तर, वस्तुओं का सेवाओं की उपलब्धता, कीमतों का वेतन का समानीकरण प्रस्तुत करता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभ की बात करता है। अगर यह उत्पादन उच्चतर है, वस्तुओं का सेवाओं की उपलब्धता है, कीमतों का वेतन का समानीकरण प्रस्तुत करता है। साथ ही आप बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय आपका जो देश है हानिकारक हो सकता है, क्यों? क्योंकि आपके देशों पर एक प्रकार से निर्भरता आ जाती है, एक इंसान दूसरे इंसान पर निर्भर हो जाएगा और विकास के असमान होंगे, कहीं विकास ज्यादा होगा कहीं कम होगा और कोई विकसित देश जो है अपने से छोटे देश का शोषण करना शुरू कर देगा। ये पॉइंट भी आपका बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रयोग है बढ़ता जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं आपकी उत्पन्न हो सकती है। पॉइंट आपको लिख देना है। साथ ही अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की भूमिका विकसित और विकासशील देशों के समान नहीं है, इसको आपको स्पष्ट करना है। सबसे पहले आप बताओ विश्व व्यापार संगठन जो आपका है उससे पहले एक संगठन हुआ था जिसका नाम था गेट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो 1948 में था। 1 जनवरी आपका लगभग मान के चलो 1995 में आपका बनता है आपका विश्व व्यापार संगठन
और ये संगठन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच में आपके विवाद को सुलझाता है, साथ ही दूरसंचार, बैंकिंग जैसी सुविधाएं जो हैं वो देशों को देता है। अब इसके क्या दोष हैं? WTO जो है आपका भूमंडलीकरण को बढ़ावा देता है, दुनिया को जोड़ता है, जिसमें धनी देश और धनी हो रहे हैं, गरीब देश और गरीब हो रहे हैं। विकसित देशों ने अपने बाजार को विकासशील देशों के उत्पादकों के लिए नहीं खोला है और उनके बाजारों पे कब्जा कर लिया। मतलब जो आपके विकसित देश हैं, अब उनके देश के तो वो खुद ही विकसित थे, उन्होंने विकासशील देशों के लिए अपने बाजार को नहीं खोला है। मतलब अपने माल को खुद ही अपने पास बेच रहे हैं, लेकिन दूसरे अपने चीज को किसी दूसरे घर में बेच दे रहे हैं। मान लो कोई इंसान है, वो आपसे नहीं खरीद रहा है, लेकिन आप उससे खरीद रहे हो, तो आप तो पैसा दे रहे हो और सामने वाला नहीं दे रहा है, तो आपको नुकसान होगा, उसको फायदा होगा। साथ ही इसमें आपके प्रभावशाली राष्ट्रों का वर्चस्व, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया। और WTO पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, बाल श्रम है, श्रमिकों के लिए जीवन सुविधाएं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में आने के प्रमुख क्या कारण हैं, आप स्पष्ट कीजिए। देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, एक तो ये है कि राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, हर देश के जो संसाधन है दूसरे देश से भिन्न थे, तो इसलिए आपका व्यापार संभव हो पाया। जनसंख्या कारक, एक जो आपका देश है, प्रत्येक जो अनेक देश है वहां से आपके जो वस्तुएं हैं वो मंगवा सकता था, जनसंख्या के कारण आपकी, क्योंकि उसकी आवश्यकता होगी, इस कारण से आपके व्यापार शुरू होता है। साथ ही राष्ट्रीय आपके संसाधनों में भिन्नता, जो कि सेम पॉइंट आपका वही है। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब यही है कि आपके पास संसाधन अलग है, सामने वाले के पास अलग है, और वो आपसे संसाधन चाहता है और आप उससे चाहते हो। जनसंख्या का आकार, आपकी जनसंख्या का जो आकार है काफी बड़ा है और इस कारण से आप को ज्यादा वस्तुएं चाहिए, जिस कारण से आप व्यापार कर रहे हो। आर्थिक विकास की जो अवस्था है आपकी, अगर आर्थिक विकास की जो अवस्था है वो प्रथम है, द्वितीयक है, तृतीयक है, इसके आधार पे आप व्यापारी करना शुरू कर देते हो। निवेश की सीमा, यहाँ पे आप निवेश के लिए, पैसों के लिए व्यापार करते हो, साथ ही परिवहन के साधन जितने विकसित होंगे उतना व्यापार आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, विभिन्न आधार लेते हुए पतनों का वर्गीकरण कीजिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहे जाते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि पतन जो है अत्यधिक आवश्यक है और बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, एक समुद्री व्यापार को बढ़ावा देते हैं, और ये जहाजों को रुकने के लिए, ठहरने के लिए आश्रय देते हैं, वस्तुओं को लादने उतारने के लिए भंडारण की सुविधा देते हैं, सुविधाएं, अत्यधिक सुविधाएं देते हैं, और छोटी नौकाएं की सुविधा दे देते हैं। श्रम प्रबंधन, आपको श्रम प्रबंधन देते हैं, जहाजों के रेख रखाव की प्रकार से सुविधाएं भी आपको दे दिया करते हैं। साथ ही आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि यहाँ पे कई प्रकार के आपके पतन होते हैं, जैसे पैकेट पतन आपका है, आंतरपो पतन आपका होता है, नौसेना पतन भी आपके होते हैं, ये सारे पतन आप नाम लिख सकते थे। क्वेश्चन आपका है कि भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना करो। सिंपली आप बताओ, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में था। राज्यों के आधार पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा भिन्न है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, वहीं बिहार में 1 किलोमीटर में आपका 1106 लोग हैं, मतलब बहुत ज्यादा है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, दिल्ली में आपका 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, जो कि 2011 का ऑफिशियल डाटा है, और अंडमान निकोबार में आपका 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि बहुत असमान आपका दिखा रहा है। साथ ही प्रायद्वीप क्षेत्रों की बात करें, मतलब साउथ इंडिया में, तो आपका केरल में जहां पर 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, वहीं तमिलनाडु में मात्र 555 लोग हैं। पर्यावरणीय विपरीत दशाओं के कारण उत्तर और उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहां जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा कम है। मध्य प्रदेश में और प्रायद्वीप क्षेत्रों में आपका मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो आपकी है उसकी 4 व्यवस्थाएं बतानी। बहुत सिंपल समझो, वृद्धि दर क्या होती है, किसी भी विशेष समय में, विशेष समय अवधि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इतना लिख देना, बहुत सिंपल है। 4 व्यवस्थाएं हैं आपका 1911 से 1 से लेकर 21 तक, ठीक है, 1 से 21, दूसरा 21 से लेकर 51, 1951 से लेकर 81, 3 व्यवस्थाओं की कम से कम बात करेंगे, और चौथी व्यवस्था है 1981 से लेकर अब तक। तो जो पहली अवस्था है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर बहुत आपकी कहेंगे ऋणात्मक थी, क्योंकि जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ही आपका समान था, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरे वाले में क्या होता है, निरंतर वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि दर में क्या होता है कि आपकी बढ़ोतरी रहती है, लेकिन मृत्यु दर आपका कम हो जाता है, मतलब क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हो जाएंगी, लोग साक्षर हो जाएंगे, स्वच्छता आ जाएगी। लेकिन पहले वाले में स्वास्थ्य सुविधाएं और साक्षरता नहीं थी। तीसरे वाले में जनसंख्या विस्फोट होगा, क्योंकि 51 से लेकर 81 में आपको जैसे पता है 1971 में आपके बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आते हैं, 80 लाख के आसपास। उसी समय आपके तिब्बत से लोग आते हैं, उसी समय आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहुत सारे इलाकों से आते हैं, इसलिए जनसंख्या विस्फोट की अवधि मानी जाती है। याद रखना, जनसंख्या विस्फोट कब से कब है, 51 से 81। उसके बाद जो है जनसंख्या वृद्धि दर की है, जिसमें आप बताइए कि ये आपका सिंपली बता रहा है जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो लगातार आपकी उच्च बनी रही, लेकिन धीरे धीरे मंद होती रही है। अब मंद हो रही है क्यों? क्योंकि औसत आयु आपकी बढ़ रही है, इसलिए लोग जन्म ज्यादा कम लेंगे और विवाह की जो आयु है वो बढ़ेगी। स्त्रियों की शिक्षा जो है वो अच्छी हुई है। जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून बना दिए गए, जिस कारण से आपका जनसंख्या पर थोड़ा कंट्रोल पाया जा रहा है और धीरे धीरे करके जनसंख्या थोड़ी कम होती चली जाएगी। पॉइंट आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या आपके वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारणों के बारे में बताइए। सिंपली आप बताओ, प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों के रूप में जनसंख्या घनत्व को हम लोग परिभाषित करते हैं। इसके 4 पॉइंट आप बताओ।
उच्चावच, जो इलाके आपके पहाड़ी इलाके हैं, उबड़ खाबड़ वाले इलाके हैं, मैदानी इलाके जो हैं, मैदानी इलाकों में ज्यादा लोग रहेंगे, उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों में कम लोग रहेंगे। जलवायु, जो आपके ठंडे प्रदेश हैं या बहुत ज्यादा गर्म प्रदेश है, वहां जनसंख्या नहीं रहेगी। सम जलवायु का मतलब नॉर्मल जलवायु वाले क्षेत्रों में ज्यादा लोग रहेंगे। मृदा, जिन इलाकों में आपका कृषि जो है वो कृषि की जाती है, उपजाऊ मृदा है, जैसे आपके उन क्षेत्रों में ज्यादा जनसंख्या निवास करेगी, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहां ज्यादा जनसंख्या आज भी है। जल की उपलब्धता, जहां पर जल आपका ज्यादा रहेगा वहां जनसंख्या को वो आकर्षित करेगा, वहां सघन बसे होंगे, जैसे गंगा घाटी के जो मैदान है यहाँ जनसंख्या आपकी ज्यादा निवास करती है। आपका है इसमें लिंग के आधार पर सामाजिक भेदभाव और आपका जो अलगाव है, बहिष्कार किसी भी विकासशील आर्य जो समाज आपका सभ्य समाज है उसके सामने गंभीर समस्या बन रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो परियोजना है भारत सरकार की, स्त्रियों की स्थिति को मजबूत करता है। कैसे? अपने आप आंसर थोड़ा बना सकते हो आप इसको यार, कि लगातार समाज में जो विभाजक आपका पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है, जिसमें सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन आज हम देखते हैं कि आपका भेदभाव बहुत बड़े स्तर पर है। इसलिए भारत सरकार ने योजना शुरू करी जिसमें शिक्षकों जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, उनके शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, उनके जीवन को बढ़ाया जा सके। ये आपकी योजना लाई गई थी भारत सरकार द्वारा 2014-15 के आसपास। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, भारत में 4 भाषाई परिवार के नाम बताइए, 2 प्रमुख परिवारों की विशेषताएं बतानी है। 4 प्रमुख परिवार अगर हम बात करते हैं तो आपका भारतीय यूरोपीय भाषा है, लगभग 76 से 78% यहाँ आप लोग बोलते हैं भारतीय यूरोपीय भाषा। द्रविड़ की बात करें मात्र 20% जो भाषा है वो आपके द्रविड़ भाषी लोग हैं, मतलब तेलुगु, आपका तमिलनाडु, आप मलयालम, ये सारे के सारे। आस्ट्रिक भाषा 1.388% जो है आस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। चीनी तिब्बती आपके 0.8584 के आसपास बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके आर्य भाषा की, तो कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग जो है आर्य भाषा बोलता है। उत्तर भारत की हम बात करें हिंदी भाषा हमारी प्रमुख है। दक्षिण भारत की हम बात करें तो भाई लगभग जनसंख्या का 5वां भाग जो है द्रविड़ भाषाएं बोलता है, जिसमें आपके प्रायद्वीप क्षेत्र हैं, इसमें आपका तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालमी क्षेत्र आपकी भाषाएं बोलता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई गई, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है आप बताओ। 2003 में आपकी अपनाई गई थी और 2014 में भी अपनाई गई है। इसमें आपका क्या उद्देश्य है, तो युवाओं और किशोरों की चौमुखी विकास करना। चौमुखी का मतलब होता है चारों तरफ से, शिक्षा में भी, अब स्वास्थ्य में भी, हर क्षेत्र में गुणात्मक आपको परिवर्तन लाना, उनके मार्ग को प्रदर्शित करना, देश के रचनात्मक विकास में उनका योगदान देना और साथ ही देशभक्ति और उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन आपका है, समाज के समक्ष किशोरों की क्या समस्याएं हैं। भाई देखो, किशोर लगातार निरक्षर हैं, मतलब स्कूल पढ़ते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, ये समस्या एक आ रही है। दूसरा, औषध प्रयोग, लगातार ये लोग नशा कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, दारू पी रहे हैं, ये समस्याएं आ रही हैं। आपका विवाह की निम्न आयु, छोटी ही आयु में आपका जैसे राजस्थान इलाकों में शादियां हो जाती है, ये आज भी हो रहा है, ये एक बड़ी समस्या है। समुचित मार्गदर्शन का अभाव, उन्हें पता ही नहीं कि जीवन में क्या कदम उठाने हैं, क्या समस्या, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। साथ ही छोटी एज में आपका HIV और एड्स जैसी जो समस्याएं हैं वो आती हैं। और किशोरियों में मातृ मृत्यु दर, मतलब बच्चा जो लड़कियां होती है कम एज में मां बन जाती है, जिस कारण से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, भारत की ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो आप सिंपली बताओ। भारत की जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसको 4 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक गुच्छित, जहां आपका सघन होते हैं, घर पास पास होते हैं, घर आवास जो खेत खलिहान है थोड़े अलग होते हैं, आयताकार रेखीय प्रतिरूप में आपके बने होते हैं। जलोढ़ आपके जो मैदान है वहां पे आपके हैं, बुंदेलखंड, नागालैंड और इन क्षेत्रों में आपका ये बने होते हैं। राजस्थान में भी जल के अभाव के कारण होता है। अर्धगुच्छित की अगर हम बात करते हैं तो अर्धगुच्छित जो होते हैं किसी गांव के, मतलब गुच्छित गांव के ही बटने के कारण गांव के बाहर मान लो छोटे छोटे बस जाते हैं, तो उसे हम अर्धगुच्छित कहते हैं। और ये आपके खासकर गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पल्ली जो होती है, अनेक बस्तियां होती हैं, नाम इनके लगभग सिमिलर आपको मिलेंगे, जैसे पन्ना, पाड़ा, नागली, ढांडी, ये इनके नाम होते हैं। ये आप कहाँ पाए जाएंगे, आपके गंगा घाटी के मैदान में, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। एक और आपका है एकाकी। एकाकी जो होता है वो आपकी सुदूर जंगलों में पाई जाती है, बहुत आपके अलग अलग और दूर दूर घर बने होते हैं। उसमें आप एग्जाम्पल आप केरल का दे सकते हो, केरल में कुछ क्षेत्रों में है। उसके अलावा आपका नागालैंड के इलाके में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कार्य के आधार पर या प्रकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। कार्यों प्रकारों के आधार पर बहुत सारे नगर हमारे बनाए गए, जिसमें से मैं कुछ 5-6 बता देता हूं आपको। एक होता है प्रशासनिक नगर, वे नगर जो आपके प्रशासनिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, प्रशासनिक नगर है। अगर आप प्रशासनिक नगर में किसी भी राज्य की राजधानी का नाम लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। औद्योगिक नगर, वे नगर जो औद्योगिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें मुंबई, सेलम, जमशेदपुर। परिवहन नगर, वे नगर जो परिवहन के लिए, आयात निर्यात के लिए आपके जाने जाते हैं, वो आपके कांडला है, कोची है, विशाखापट्टनम, ये सारे के सारे पतन है समुद्री। खनन नगर, वे नगर जो खनन कार्यों के लिए जाने जाते हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई। गैरिसन नगर, जिन नगरों का जो आपका विकास हुआ है वो सैनिक छावनी के रूप में, अंबाला, मेरठ, ये आपके कहलाते हैं। उसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक नगर, वे नगर जो धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में विकसित हुए, जैसे वाराणसी, मथुरा, अजमेर, तो ये आपके ये कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन, भारतीय नगरों का जो विकास है वो भिन्न आपका विकास है वो गुणों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है, या फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है भारत में नगरों का जो अभ्युदय है प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। बिल्कुल 3 भागों में बांटा हो आप इसको, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक और स्वतंत्र भारत के बाद। प्राचीन का मतलब है वे नगर जिनका विकास लगभग 2000 साल पहले आपका हो गया था, उनका हम बात करें धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से आपके विकसित हुए हैं, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, मदुरई। मध्यकालीन वे नगर हैं जो आपके 100 नगर ऐसे हैं जिनको रजवाड़ों ने विकास किया था, लखनऊ है, हैदराबाद है, आपका जयपुर है, इनके आपको नाम बता देते हैं। आधुनिक नगर जिनको अंग्रेजों ने अपने लिए प्रशासनिक नगर में विकसित किया था और ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में अपने मतलब फायदे के लिए, तो वे नगर आपके कहलाते हैं। लगभग मान के चलो जो आपका ये आपका लाहौर की अगर हम बात कर लेते हैं, लगभग आप एग्जांपल ले लो जो अंग्रेजों के समय आपके राजधानियां बनाई गई, जैसे आप कोलकाता है, आपका मुंबई है आपका, तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अगर आपके हैं तो वही राज्य हैं जो राज्यों की राजधानी ज्यादातर हैं, मतलब भारत की आजादी के बाद प्रशासनिक केंद्रों के बाद प्रशासनिक केंद्र के रूप में बसाया गया, जैसे चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, दुर्गापुर है, भिलाई है, आपका बोकारो है। ये पॉइंट आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है भारत की ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में आधारभूत अंतर क्या है। देखो ग्रामीण बस्ती जो होती है उनके क्रियाकलाप प्राथमिक क्रियाकलाप है, इसमें आपका जो मेन काम है ग्रामीण बस्ती में सब्जी, फल फूल, अनाज, और नगरीय जो बस्तियां हैं वहां पे आपका बस्तियों की आपूर्ति करना, नगरीय बस्तियों की पूर्ति करना। साथ ही ग्रामीण जो क्षेत्र हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर बसने में कम सोचते हैं, गाँव में रहते हैं, सामाजिक संबंध प्रांगण होते हैं। लेकिन नगरीय बस्ती क्या होती है, वहां द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप लगे होते हैं, यहाँ पे औद्योगिकरण आपका हो रहता है, यहाँ परिवहन और संचार मध्यम जरिए से काम संपन्न हो रहा होता है और क्षैतिज गतिशीलता होती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। सामाजिक संबंध यहाँ अच्छे नहीं होते, यहाँ पे मतलब शहरों में लोगों को मतलब ही नहीं कि मरो तो मरो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है भारत में परिचित ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं, मतलब एकाकी बस्तियां, वही जो मैंने बताई थी। एकाकी बस्तियां आपका सूर्य जंगलों में बसी होती हैं और आपके खेतों या चारागाहों के आसपास दिखाई पड़ेंगे आपको। मकान एक दूसरे से आपके दूर, बहुत दूर बने होते हैं, एकाकी रूप से होंगे। आपका जो इसमें आप मेघालय की बात कर लो, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड की बात कर लो, हिमाचल प्रदेश की आप बात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका है छोटी कृषि जोत और कृषि योग्य, आपकी कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण आपका जो है वो कृषि, भारतीय कृषि की समस्याएं बताइए कैसे। छोटे आपके खेत, जोत जो है, जोत का मतलब खेत आपके जो छोटे छोटे आपके जो खेत है, मतलब तो लगातार क्या हो रहा है, लगातार छोटे आपके खेत हो रहे हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी बढ़ रही है, इस कारण से आपके खेत बढ़ जा रहे हैं और कृषि निर्वाह नहीं हो रहा, कृषि कार्य नहीं हो पाएगा। भूमि का निम्नीकरण इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार जो कीटनाशक चीजें हैं वो प्रयोग की जा रही हैं, या फिर जल लवणता, पानी ज्यादा मात्रा में मिला रहे हैं, जलाक्रांता हो रही है और कृषि जो है वो बंजर हो जा रही है हमारी भूमि, इस कारण से भी आपका कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण आपका हो रहा है। थोड़ा बना के देखोगे बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियां क्या थी। आप सिंपल बताओ, पहले आपका स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि का मुख्य जो उपदेश था जीविकोपार्जन, आपका जीवन जीने के लिए था, और इसका बड़ी मात्रा में जो किसान है बड़ी मात्रा में किसान उगा पाता था और अपने बस घर का ही पालन पोषण कर पाता। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन देने के लिए बढ़ावा दिया और उसके उद्देश्य आपके क्या थे, सिंपली आप बताओ। व्यापारिक फसलों को स्थान पर खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा देना, मतलब व्यापारी फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों की कृषि को बढ़ावा देना। कृषि गहनता में लगातार कृषि करना और कृषि योग्य बंजर भूमि को, आपको बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना, ये भारत सरकार की योजनाएं आपकी थी। साथ ही आप बताओ केंद्र सरकार ने 1960 में गहन आपका क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका, उसके साथ ही गहन कृषि क्षेत्र आपके विकसित करती है। गेहूं और चावल के जो आपका उपज है उसमें आपकी वृद्धि की गई। साथ ही ये आपके हाई यील्डिंग जो बीज है उसको लाए गए, उनका उत्पादन किया गया, उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया, सिंचाई व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया। ये पॉइंट आप इसमें बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के 3 आपके भिन्न आपके जो ऋतु फसल है आपका, उसके आधार पर वर्णन कीजिए कि भैया 3 भिन्न आपका जो फसल ऋतुएं हैं कौन कौन सी हैं। खरीफ है, रबी है और जायद है। जो आपकी खरीफ है वो फसल आपको बतानी है कि लगभग आपका जून माह से लेकर सितंबर माह तक आपकी बोई जाती है। इसमें आपको बताना है कपास, आपका कपास, जूट और ज्वार बाजरा बोया जाता है, चावल भी होता है। लेकिन रबी की जो फसल है अक्टूबर नवंबर में होती है शुरू, और लगभग मान के चलो कि ये मार्च के महीने में या आपका खत्म हो जाती है। इसमें आपका गेहूं, चना, तुरई और आप सरसों ये वर्तमान में चल रही है। उसके बाद जायद की फसल जो आपकी आती है वो आपका तरबूज है, खीरा है, सब्जियों की फसलें होती है जो कि अप्रैल मई के लगभग शुरू होती है, जून में खत्म हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है फसलों के आर्द्रता के प्रमुख स्रोत के आधार पर भारत में कृषि को कितने समूह आपका बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका कृषि जो संचित कृषि क्षेत्र है, एक वर्षा निर्भर है। संचित जो कृषि क्षेत्र है जहां पे आपका
पर्याप्त मात्रा में जो है वो सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है और उद्देश्य अधिकतम क्षेत्रों को पानी पहुंचाना होता है। फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचा करके आपको उत्पादकता को बढ़ावा देना होता है। वर्षा निर्भर क्षेत्र जो है पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर होता है और वर्षा निर्भर दो प्रकार से है। एक आपका शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र है, एक आर्द्र भूमि है। शुष्क में मतलब जहां पे आपकी वर्षा कम होती है और आर्द्र भूमि थोड़ी वर्षा ज्यादा होती है, थोड़ी सी नमी ज्यादा रहती है। इसके डिवीजन आपको याद रखने हैं। अगला आपका है भारत में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण किस प्रकार आपकी गंभीर समस्याओं में से एक है और क्या कारण है। पहला बताइए, अब नहरों द्वारा अत्यधिक आपकी सिंचाई कर ली गई है, पानी ही नहीं है। कीटनाशकों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया भूमि पर, जिस कारण से उर्वरक क्षमता वो लगातार कम हो रही है। पानी का भराव मतलब किसानों को नहीं पता होता, ज्यादा पानी भर देते, जिस कारण से भी आप बताइए लगातार जो पानी की क्षमता है उसमें कमी दर्ज की जा रही है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की दो प्रमुख पेय फसलों का नाम लिखिए और प्रत्येक जो आपकी फसल के दो प्रमुख आपके राज्यों के नाम भी बताने हैं। पेय फसल की अगर हम बात करते हैं तो चाय है आपका, असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है। और पेय फसल में चाय है और कहवा है। कहवा की बात करें कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में आपकी बोई जाती है। अगला क्वेश्चन आप पिछले 50 आपके वर्षों में कृषि उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय आपकी वृद्धि हुई है और उसको आपको दर्शाना है। बिल्कुल सही बात है। लगातार जो आपका फसल है, चावल है, गेहूं है, उसके उत्पादन में पैदावार बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। दालों जूटों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे अगर हम बात करें तो प्रथम चावल, गेहूं और गन्ना, मूंगफली में भारत दूसरा स्थान रखता है। मतलब दालों और जूट में प्रथम और चावल, गेहूं और गन्ना में दूसरा स्थान विश्व में है। सिंचाई के आपके प्रसार ने देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया है। साथ ही आप बताओ, आधुनिक आपकी कृषि प्रौद्योगिकी ने जो उच्चतम गुणवत्ता वाले जो किस्म के बीज है उनका प्रयोग हुआ है, कीटनाशकों का प्रयोग हुआ है, मशीन का प्रयोग हुआ है, जिस कारण से उत्पादक क्षमता लगातार बढ़ी है। इन पॉइंट जो आप लिखोगे तो आपका आंसर जो बहुत अच्छे पॉइंट से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं और वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक और सामाजिक मूल्य आपको बताने हैं। आप बताइए, वर्षा जल संग्रहण का मतलब है बहते हुए जल का आपका संरक्षण करना, बहते हुए जल का प्रयोग करना, इनको एकत्र करना, यही वर्षा जल संग्रहण आपका कहलाता है। इसके क्या मूल्य हैं? अगर आप पानी की उपलब्धता को बढ़ाना चाहते हैं, सिंचाई और पशुओं के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इनका प्रयोग कर सकते हो। भूमिगत जल का जो स्तर है वो नीचा होने से रोकता है। अगर आप पानी नीचे से निकाल रहे हो वहां तो कोई नहीं भर रहा है, इसलिए अगर आप ऊपर से पानी इकट्ठा कर लोगे वर्षा का ही तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। मृदा अपरदन को आपको रोक सकते हो। अगर आप पानी को एक प्रकार से इकट्ठा करना शुरू करो तो आप मृदा अपरदन को आप रोक पाओगे और बाढ़ को भी रोक पाओगे। साथ ही लोगों को सामूहिक भावना की जो है उसमें आप बढ़ावा दे पाओगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप याद करेंगे तो बहुत ज्यादा आपका फायदा रहेगा। साथ ही ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्लोराइड और नाइट्रेट की जो मात्रा है वो आप भूमिगत जो क्षेत्र है वहां पे बढ़ने से रोक पाएंगे, क्योंकि आप ऊपरी पानी को जब इस्तेमाल करेंगे तो नीचे पानी खत्म नहीं होगा और फ्लोराइड और नाइट्रेट आपको ऊपर नहीं आ पाएगा और आपको नुकसान नहीं होगा। जल प्रबंधन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। जल प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। तो धरातली और भौम जल के दक्ष प्रबंधन और जिसमें आपका व्यर्थ होने से पानी को बचाना है, इसी को हम लोग जल सांभर प्रबंधन एक प्रकार से जल प्रबंधन कहते हैं, जल सांभर कहते हैं। ये आपका भूमि, पौधों और प्राणियों और मानव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें क्या कदम सरकार ने उठाए हैं? 3-4 कदम है। एक आपका केंद्र सरकार ने हरियाली कार्यक्रम, या मेन पॉइंट है हरियाली कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें आपको बताना है कि भैया पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए, वनों को लगाने के लिए, मत्स्य मछली पालने के लिए, सिंचाई की सुविधा को अच्छा करने के लिए किया गया है। साथ ही अब बताओ, नीरू मुरी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश की सरकार ने, ये पॉइंट याद रखो, जो हरियाली है वो केंद्र सरकार ने है, नीरू मिरू आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। जल और आप, नीरू का मतलब है जल और आप, आपका कार्यक्रम स्थानीय लोगों को जल के संरक्षण को विधि को सिखाया गया। अरवारी पानी संसद राजस्थान के इलाके में जो जोहर की खुदाई करके आपका प्रबंधन किया गया। और तमिलनाडु में टंकी, या टंकी का निर्माण और मतलब घर बनाते समय नीचे आपको टंकी बनवानी पड़ेगी ताकि आप बहते हुए जल को प्रबंधन कर सको वर्षा के पानी का। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में कुछ राज्यों में भौम जल जो आपका संसाधन है अत्यधिक आपका उपयोग के 3 आपके दुष्परिणाम आपको बताने हैं। सिंपली बताओ, आपने नीचे का पानी ज्यादा प्रयोग कर लिया है, इसलिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भौम जल में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई। नीचे से निकालते गए, ऊपर से पानी तो आया नहीं, तो ये समस्या होगी। राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे इलाके में अधिक पानी निकालने के कारण वहां पे फ्लोराइड, और फ्लोराइड बहुत ज्यादा खतरनाक आपका एक संदूक होता है, एक प्रकार से कह लो, या बहुत ज्यादा कीटनाशक है, तो इंसान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथ ही आपका पश्चिम बंगाल और जो बिहार है वहां संख्या की मात्रा बढ़ गई, जो भी एक प्रकार से आपको पीने में जब इंसान पीता है तो उसमें बहुत सारी बीमारियां उससे हो जाती हैं। और पानी को पर्याप्त करने में आपको ऊर्जा की आवश्यकता आपकी होती है। पानी को प्राप्त करने में हम क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा आपकी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, जो एक नेगेटिव चीज हम कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को याद रखना। अगला आपका है, भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और उनका संरक्षण किस प्रकार हम कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताओ कि खनिज जो है समय के साथ समाप्त संसाधन है, इनको बनने में लंबा समय लगता है, समय अनुसार इन्हें आप एकदम से नहीं बना सकते।
सतत पोषणीय विकास के लिए आर्थिक विकास के नाम पर आप इनका संरक्षण नहीं कर रहे हो, बट आपको करना चाहिए। साथ ही अब बताओ कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, तो हम इनके अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, इनके विकल्प ढूंढ सकते हैं। जैसे आपका सौर ऊर्जा है, हमेशा रहेगा, पवन ऊर्जा हमेशा रहेगा, भूतापी ऊर्जा हमेशा रहेगा, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही धात्विक खनिजों में आपका छाजन धातुओं के उपयोग और आपके जो धातुओं के पुनर्चक्रण को हम बल दे सकते हैं, मतलब ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें। अल्प आपके जो खनिज बहुत कम मात्रा में, उनका हम इस्तेमाल कम कर दें, उनका हम संरक्षण करना शुरू कर दें। और सामरिक और अति अल्प खनिजों का निर्यात को हम घटा दें। जो हमारे पास जो खनिज हैं जो किसी और को हम दे रहे हैं, उनको हम अपने पास ही रख लें ताकि हम उचित मात्रा में उसका प्रयोग कर सकें। पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट, प्री बोर्ड के हिसाब से तो अच्छा क्वेश्चन है। परंपरागत का मतलब है जो पुराना तरीका है और जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, आपका नाभिकीय ऊर्जा आपका है, संसाधनों का वितरण बहुत आसमान है, कहीं ज्यादा कहीं कम है, पर्यावरण प्रतिकूल है, पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, ये पुराना तरीका है। नवीनतम स्रोत कौन से है? सौर पवन है, पवन ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है आपके। साथ ही आप बताइए आज समान रूप से वितरित है, हर जगह आपको पाए जाएंगे और ये ऊर्जा का स्वच्छ माध्यम है, जो आपका साधन है, जो पर्यावरण हितैषी है। अगला क्वेश्चन है भारत में खनिजों का असमान वितरण है। बिल्कुल सही बात है, कहीं ज्यादा और कहीं कम है। ज्यादातर मात्रा में जो कोयला आपका है वो दामोदर, सोन और महानदी के गोदावरी क्षेत्र में पाया जाता है। पेट्रोलियम के जो आरक्षित भंडार है वो असम, गुजरात और बंबई हाई में और कहीं कहीं है ही नहीं आपका। नए आरक्षित क्षेत्र अगर रहा है भी तो वो आपको कृष्णा नदी में है, गोदावरी में है, कावेरी में है। इनके कौन से इलाके आपके हैं? तो 3 पेटियों में बांटा गया है। एक आपको उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम पठारी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम पठारी क्षेत्र। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैग्नीज के कोई 2 लाभ बताओ। क्या लाभ है मैग्नीज के और 4 उत्पादक राज्यों के नाम। भाई मैग्नीज जो है वो लोहे को को प्रगलन में मतलब पिघलाने में काम आता है कच्चा माल के रूप में। और दूसरा इसका जो है वो लोहे को मिश्रित धातु में मतलब मिश्र धातु को मतलब मिलाने में काम आ जाता है। उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड में इसको प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है तांबे के कोई 2 लाभ बताओ। भाई तांबा जो है वो बिजली के तारों में, ट्रांसफार्मर में, जनरेटर में, विद्युत के उद्योग में और तांबे के बहुत सारे क्षेत्रों में इसका काम हो जाता है। आभूषणों को मजबूत करने में आपका सोने के आभूषण मजबूत करने में तांबे का इस्तेमाल होता है, खास करके झारखंड के सिंह भूमि में आपका पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट और राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, खेतड़ी में इस तरह की चीजें तांबा है वो पाया जाता है। आपका इसमें है खंड नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझ लो। खंड नियोजन का मतलब है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर। हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीजें, जैसे कृषि भी उसका महत्व है, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार, तो इन सब का जो हमें योजना हम बनाते हैं, विकास के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, उसे हम खंड नियोजन कहते हैं। एक एक करके हम विकास करते हैं। प्रादेशिक नियोजन क्या होता है कि अब देश में विकास चल रहा है, विकास असमान रूप से होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम होता है, तो हम उस प्रदेश के लिए योजनाएं बनाते हैं ताकि वो भी आगे हो जाए, तो उसे हम प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र काफी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, आप इसको समझना। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पहली बात तो राजस्थान में है और इसने क्या किया है, सिंचाई के प्रसार ने सूक्ष्म क्षेत्र की पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया है। साथ ही साथ आप बताओ मृदा में लंबे समय तक नमी उपलब्ध करना संभव हो गया है। फलस्वरूप क्या हुआ, वनीकरण, आपको लगातार वहां वन लगाया जा सकता है। चारागाह कार्यक्रम जो है वहां शुरू हो सकते हैं, हरी भरी हो गए हैं। और अधिक श्रम की आवश्यकता वाले सिविल निर्माण वाले कार्यों को बल दिया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अंतर्गत सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारागाह विकास कार्यक्रम शुरू किए गए। गांवों में आधारभूत संरचना, विद्युत, सड़कों, बाजार और ऋण सुविधाओं को आपको सेवाओं पर बल दिया गया। साथ ही इसमें बताइए आप जल, मिट्टी, पौधों, मानव, पशु संख्या के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन और पुनर्स्थापन के लिए ध्यान मतलब दिया गया था। इसमें भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए और इसके क्या सामाजिक और आर्थिक परिणाम आपके प्रभाव देखने को मिले। सबसे पहले आप बताओ जो आपका विकास योजना है भरमौर क्षेत्र के निवासियों के जीवन गुणवत्ता को सुधारने, हिमाचल के अन्य प्रदेशों में समानांतर विकास को उद्देश्य से किए गए थे। अब इसमें क्या लाभ हुआ तो आप बताओ, आधारभूत संरचना जैसे विद्यालय, अस्पताल का विकास हुआ, सड़कों का, आपका संचार व्यवस्था का, बिजली का आपका विकास पर ध्यान दिया गया, कृषि के नए और पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाए गए, पशुपालन पर वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहन दिया गया। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा तो इसमें साक्षरता दर आपकी बढ़ के आती, खासकर स्त्रियों की। इसके अलावा दालों और नकदी फसलों का आपको उत्पादन वृद्धि हुई। कुरीतियों जैसे बाल विवाह पर समाज से मुक्ति आपकी मिली। अगला क्वेश्चन आपका है कोंकण रेलवे की क्या विशेषताएं हैं, कब निर्माण हुआ और इसके क्या कैसे इसको किया गया। सबसे पहले आप बताओ कोंकण जो रेलवे है इसका जो निर्माण है वो 1998 में किया। इस रेल मार्ग को आपका महाराष्ट्र के रोहा से आपका कर्नाटक के मैंगलोर से जुड़ा गया, मतलब ये गोवा से होकर भी गुजरता है। 700 लगभग 60 किलोमीटर लंबा है, 146 नदियां हैं, 2000 पुल हैं, 91 सुरंगों से इसे पार किया जाता है। एशिया की सबसे लंबी आपकी सुरंग 6.5 ये पहले थी, वर्तमान में आपको कोई और हो चुकी है वैसे, लेकिन पुराना डाटा हमें चलेगा। अगला है आपका कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र में आपका शामिल है।
सीमा सड़क संगठन से की स्थापना कब हुई और क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका महत्व है, आप बताओ। 1960 में सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा से सटी आपके सड़क सुधार माध्यम से इसका मतलब आर्थिक महत्व था और रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए हुआ है। और अत्यधिक ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे है, खासकर चंडीगढ़ को मनाली से लेह से जोड़ने वाली एक सड़क बनाई गई है और ऊंचे वाले स्थानों पर बर्फ को हटाने के लिए आसान अब काम हो गया है। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रगति में रेलवे का गहन योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय रेलवे विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है और देश के आर्थिक विकास में इसका योगदान है। इसी से कोयले का ढोया जाता है, मतलब लाया जाता है और अधिक मात्रा में जो कच्चे माल की ढुलाई है वो रेलवे से की जाती है। रेल तैयार माल को विभिन्न जो क्षेत्र है वहां पर पहुंचाता है और देश में आयातित माल को आंतरिक क्षेत्रों में आपको पहुंचाता है। साथ ही आप बताओ, रेल मार्गों का एक जो इस्तेमाल है वो भारी मात्रा में जो दूर दराज के क्षेत्रों है वहां पर ले जाने के लिए, सामानों को, लोगों को ले जाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, पाइपलाइन जो परिवहन है उसकी क्या विशेषता है, आप बताओ। यह आपका किसी प्रकार की जो आपकी जलवायु है धरातल पर आसानी से बिछाई जा सकती है, लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं, समय की बचत है, प्रदूषण नहीं होता है, तैलीय और जो तरल और जो गैसीय आपके पदार्थ है उनको लगभग ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में परिवहन के अन्य आपके साधनों की तुलना में सड़क परिवहन अधिक आपका जो महत्वपूर्ण है, क्यों है, उपयोगी है, क्यों है, आप बताओ। सड़क अपेक्षाकृत अधिक उबड़ खाबड़ और ढलुआ जो भूमि क्षेत्र है वहां पे बनाया जा सकता है, मतलब बहुत ज्यादा खराब क्षेत्रों में भी सड़क द्वार से द्वार की सुविधा दे, जो आपने वर्ल्ड वाली क्वेश्चन में पढ़ा था। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधन में काफी ज्यादा पूरक है और शीघ्र खराब होने वाले सामान जल्दी से ढोए जा सकते हैं इसमें पास के क्षेत्र अगर है, और थोड़ी दूरी में मात्रा के लिए भी अपेक्षाकृत बहुत सुविधाजनक है। अगर आप थोड़ी दूरी में जाना भी चाहते हो तब भी आप सड़क से जा सकते हो। सड़कों का रखरखाव और जो आपकी उसकी देखरेख है थोड़ा कम लागत में है अपेक्षाकृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय रेल मार्ग का नेटवर्क जो ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही भारत के आर्थिक विकास में इसका योगदान है। बिल्कुल सही बात है। आप बताइए कि भारतीय रेल मार्ग जो है वो मीटर, नैरोगेज और ब्रॉड के आधार पर 3 भागों में बांटी गई है। वाष्प चालित आपके इंजनों के आपके स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है। रेलों की गति बढ़ाने के लिए इनकी ढुलाई क्षमता भी बढ़ गई है और रेल मेट्रो शुरू आपकी कर दी गई है। साथ ही रेलों का जो विस्तार है अन्य राज्यों में किया गया है, कोंकण रेलवे का निर्माण किया गया है जो कि भारतीय रेलवे की बड़ी उपलब्धि है। पश्चिमी आपका जो तट है उसमें मुंबई, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम आपकी यात्रा संभव हो गई है। रेलवे आरक्षण को आपको बात करके तो कंप्यूटराइज करने की कोशिश की गई है। रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों की सुविधाएं आपको उन्नत कर दी गई, मतलब विकास को दर्शा रखता है। तो रेलवे का विकास कैसे हो उसके बारे में आप बता सकते थे। आपका है, भारत के अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की भूमिका पर कीजिए। अंतःस्थलीय जलमार्ग परिवहन की एक महत्वपूर्ण विधा क्यों है। सबसे पहले आप बताओ, राष्ट्रीय आपके जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और नियमन के लिए स्थलीय प्राधिकरण आपका 1986 बनाया गया और प्राधिकरण ने 3 अंतःस्थलीय जलमार्गों को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया हुआ है, जिसमें आपका क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले आप बताओ, ये परिवहन काफी सस्ता होता है, ईंधन जो है वो दक्ष प्रणाली है, भारी और स्थूल जो वस्तुएं हैं उनको भी ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का सड़क जाल संसार के विशालतम सड़क जालों में से एक है, उदाहरण दीजिए। सही बात है। भारत का जो सड़क जाल आपका है वो 62 लाख लगभग आप मान के चलिए किलोमीटर तो है। प्रति वर्ष हम बात करें 85% यात्री और 70% जो भार है वो सड़क परिवहन द्वारा है। सड़कों का संकेंद्रण नगरों और उनके आसपास के क्षेत्रों को, ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ता है। सड़कों के विकास हेतु आपकी परियोजनाएं बहुत सारी लागू किया गया है। प्रधानमंत्री सड़क परियोजना आपका जो सड़क योजना है इसके अंदर गांवों को अन्य सड़कों से जोड़ा गया है। अनेक सुपर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में जल परिवहन के महत्व और विश्लेषण करें और इसकी लोकप्रियता कम होने के कारण क्या है। जल परिवहन सबसे सस्ता साधन आपका होता है और भारी स्थूल माध्यमों को इसमें ले सकते हैं। ये आपका लोकप्रियता कम क्यों हुई है, तो आप सिंपल बता सकते हो कि लोकप्रियता इसलिए कम हुई है क्योंकि बहुत सारे माध्यम जैसे सड़क परिवहन है, जल आपका रेलवे परिवहन है, वो ज्यादा विकसित हो गए, जिस कारण से इसकी उपयोगिता थोड़ी कम हो चुकी है। पॉइंट आप लिख सकते हो। अगला है, भारत में जल परिवहन के महत्व और उसकी लोकप्रियता कम होने के कारण। सबसे पहले हम महत्वों की बात कर लेंगे। ये सबसे आपका सस्ता साधन होता है आपका और भारी और स्थूल सामानों को ले जाया जा सकता है। मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। भारत तीनों ओर से पानी से घिरा है, इसलिए लंबी तट रेखा हमारी है। ये आपका ईंधन और पर्यावरण के अनुकूल आपका है और जल मार्गों का जो देश के परिवहन में लगभग 1% आपका योगदान है। और नदियां, नहरें और पश्च जल सक्रिय आपकी जो खड़ियां हैं इनका इस्तेमाल है। लोकप्रियता कम क्यों हो रही है, रेल आपका जो है रेल परिवहन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है। सिंचाई के कारण ये आपका अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि सिंचाई के कारण पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो इसका इस्तेमाल तो नहीं हो सकता जल परिवहन का। और जल निकायों खराब और रखरखाव अच्छे से नहीं हो पाया, ये पॉइंट आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में पाइपलाइनें परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाएं और सक्षम परिवहन प्रणाली है, कैसे है।
आप सिंपली बताइए पाइपलाइनों के द्वारा ठोस जो पदार्थ हैं आपके जो उसके माध्यम से बदलकर परिवहन किया जा रहा है। तेल और जो आपके प्राकृतिक आपके गैस हैं वो ताप इसके माध्यम से आपको भेजा जा रखा है। और साथ ही भारत में पश्चिम जो भारत है वहां पे अंकलेश्वर, कोयली, मुंबई कोयली, आपका विजय हजारा और जगदीशपुर का निर्माण किया गया। भारत में गुजरात से आपका मथुरा तक गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। यह परिवहन का सबसे सुरक्षित आपका माध्यम है। थोड़ा बनाओगे अपने आप तो भी आपका आंसर चल जाएगा इसमें तो यार। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय महामार्गों की 5 विशेषताओं को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये फाइनल बोर्ड में मेरे तो आया था। सिंपल आप बताओ, इन मार्गों का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा करवाया जाता है, अंतर्राज्यीय आपका जो राज्य है मिलाने के काम आता है, और जो क्षेत्र विशेष में सामग्री है सेना के आवागमन में काम होता है। साथ ही देश की राजधानियां प्रमुख नगर पतनों को मिलाता है। और 2008-9 में इन मार्गों की लंबाई जो थी वो आपको बताना है 70,900 आपके 34 थी लगभग। अगर हम देश की बात करें कुल सड़कों में इसकी जो प्रतिशत है इसका 1.68% इसका राष्ट्रीय महामार्गों का है। भारत के आयात और निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप का विश्लेषण करना है। 1950-60 के दशक में खाद्यान्न की गंभीर समस्या के कारण खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी आयात करना शुरू करा। 70 के दशक में भी खाद्यान्न का आयात आपको बना रहा। साथ ही साथ हमने उर्वरक और पेट्रोलियम का आयात करना शुरू कर दिया। मशीनीकरण उपकरण और स्टील, आपके खाद्यान्न, तेल और रसायन प्रमुख रूप से आयात और व्यापार की रचना रहे। पेट्रोलियम और इसके उत्पाद आयात में तीव्र वृद्धि होने लग गई और निर्यात की तुलना में आयात हमारा जो मूल्य है अधिक रहा। भारत के निर्यात संगठन की हम बात करें तो लगातार हमने जो है वो पहले हमने आपका काजू और दालों में करते थे, पुष्प कृषि उत्पादों में जैसे आपके ताजे फलों में, समुद्री उत्पादों में और चीनी के निर्यात में हमारी तेजी से वृद्धि हुई है। पॉइंट आपको याद रखना है। 2016-17 के आधार पर हमने विनिर्माण क्षेत्र में भारत ने कुल निर्यात मूल्य में केवल 73.6% जो है भागीदारी अंकित की। अयस्क और खनिजों के निर्यात में आकस्मिक वृद्धि दर्ज की गई, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में हमने वृद्धि दर्ज की है। अगला क्वेश्चन आपका है 1947 के विभाजन से हुई क्षतिपूर्ति के बावजूद भारत ने पतन है उसका हमने निरंतर विकास किया। बिल्कुल सही बात है। अब क्या था कि आपको पता भारत ऐसा है और इधर आपका जो कराची पतन है, इधर आपका जो है चटगांव है जो कि बांग्लादेश में, दोनों हमने खो दिए। तो हमने क्या किया, इधर आपका कांडला पतन कर लिया गुजरात में और इधर हमने बंगाल में हुगली नदी पर आपके बना लिए 2 पतन, आपके कोलकाता पतन। आज भारत पतन जो है विशालतम पतन मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में है और इसमें आपका विदेशी आपका व्यापार के साथ साथ घरेलू व्यापार भी होता है। और अत्यधिक जो आपके अधिकतर जो पतन है अत्याधुनिक है, अवसंरचना से बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पतन है उसके समकक्ष हमारे वाले हैं। इसके अलावा आप बता सकते हैं आज जो भारतीय पतनों का नौभार है लगभग 1951 में 20 मिलियन टन था। 2016 में आपका 837 मिलियन टन है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख और 200 छोटे और मझोले आपके पतन हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है पृष्ठ प्रदेश किसे कहते हैं और किसी पतन पर वह आपका प्रभाव क्षेत्र, मान लो ये पतन है, कांडला पतन है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो पृष्ठ प्रदेश कहलाएगा। अब पृष्ठ प्रदेश के आपके होने से क्या होता है, कोई आपका जो क्षेत्र है वहां पे आपके विकास होता है, आर्थिक विकास होगा और पतनों की जो क्षेत्र है उसमें भी सुविधाएं आपके देखने को मिल सकती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं। सिंपल सी आप बताइए, ये राष्ट्रीय बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक जोड़ते हैं। ये पतनों के लिए जहाज गोदी सामान लाने के लिए, उतारने के लिए भंडारण की सुविधा देते हैं। उसके अलावा सस्ते परिवहन के लिए एक सपाट जो तल है वो प्रदान करते हैं। पतन अपने पृष्ठ प्रदेश से इकट्ठा हुए माल को आप काम करते हैं और उन वस्तुओं को अन्य स्थानों पर भेजते हैं। ये पॉइंट आपको बताने हैं। वायु प्रदूषण क्या है, वायु से होने वाले प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहते हैं। जो धुआं आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं, जहरीली गैसें, दुग्ध और वाष्प की जो मात्रा है वो बढ़ी है, लगातार वायु प्रदूषण आपका बढ़ा है। दिल्ली में आप देखिए बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगला वायु प्रदूषण के जो स्रोत है वो ईंधन को जलने से है, खाद्यान्न से है, औद्योगिक कचरे निपटान से, ये सारी की सारी चीजें आपकी हैं। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, लगातार हमें अस्थमा की बीमारी हो रही, बोलने में समस्या आजकल हर किसी को हो रही है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी बोलने में देखो दिक्कत होती है, गला खराब बहुत जल्दी होता है दिल्ली जैसे शहरों में। खासकर यहाँ पे देखिए धूम जैसा एक प्रकार से स्मॉग फैल रहा है, कोहरा सा छा जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक आपका है और अम्लीय वर्षा हो सकती है, रैटिक एसिड रेन भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान की गंभीर समस्या। बिल्कुल सही बात है। आप बताइए लगातार जनसंख्या आपकी बढ़ रही है जिस कारण से आपका अपशिष्ट निपटान नहीं पा रहा, गंदगी को हम लोग नहीं हटा पा रहे। कारखाने हैं, ग्रहों का निर्माण है, भवनों का निर्माण है, उसके कारण जो मात्रा में मलबा है वो कहाँ जाएगा, तो वो आपका निपटान नहीं हो पा रहा है। कचरा है जो निपटान हम लोग फेंक नहीं पा रहे हैं और एक समाज में जो है आपका दिख पा रहे हो शहरों में गंदगी बढ़ती चले जिस कारण से कचरा डालने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है और पर्याप्त जागरूकता का अभाव है जिस कारण से पुनर्चक्रण ऐसा हम नहीं कर पा रहे कि उनको दोबारा से हम इस्तेमाल कर लें या दबा दें, ऐसा कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है भूमि का निम्नीकरण क्या है और क्यों किन कारणों से हो रहा है, तो आप सिंपली बताओ। भूमि का निम्नीकरण के निम्न आपके कारण है। पहला है अति सिंचाई, हम लोग ज्यादा मात्रा में आपको सिंचाई करते हैं जिसके कारण से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। कीटनाशक डाल रहे हैं, उर्वरक डाल रहे हैं जिससे भूमि की क्षमता में कमी आई है।
औद्योगिक अपशिष्ट, जो आपका देखा होगा कभी कभार के उद्योग लगे होते हैं, नदियों के पास होते हैं और वहां से गंदा पानी जाता है, नदियों खराब करता है, साथ ही नदियों का पानी फिर खेतों में यूज होगा तो वो भूमि को खराब करेगा। नगरीय अपशिष्ट, आपका कूड़ा करकट जो है वो भूमि को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है, दब जा रहा है, जिसकी भूमि की जरूरत क्षमता कम हो रही है। अम्लीय वर्षा, लगातार जो है वो हम देख रहे हैं कि अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन की संभावना बढ़ रही है और ऐसे गंधक आपके जो है मुझसे कोयला के कारण हो रहा है, मोटर वाहनों के कारण हो रहा है, बिजली के घरों के कारण हो रहा है। इस कारण से आपको लगी जो संघर्ष है एक प्रकार से भूमि के निम्नीकरण में भूमिका है। खनन गतिविधियां, जिसमें आपका खुला खनन आपका जो है भूमि निम्नीकरण के कारण बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ग्रामीण बस्तियों की क्या समस्याएं हैं, गंदी बस्तियों की क्या समस्याएं कह सकते हैं। तो गंदी बस्तियां जो है आप कहिए कि जीर्ण शीर्ण मकान है, बहुत छोटे छोटे बस आपके मकान हैं गंदी बस्तियों में, और रेलवे सड़क लाइन और पार्क, जो खाली पार्क जो आपके क्षेत्र हैं वहाँ पे अवैध कब्जा करके बन जाती हैं। खुली हवा और पेयजल और स्वच्छ सुविधाएं वहाँ पर नहीं होती हैं, कम वेतन होता है, जीवन की बहुत खराब दशाएं होती, कुपोषण होता है, गरीबी होती है और अपराध और चिकित्सा सुविधाएं बिल्कुल नहीं होती हैं। भूमि का निम्नीकरण रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपका नगरीय और औद्योगिक जो गंदा पानी है उसका हम पुनर्उपयोग कर सकते हैं, उसको हम, साथ ही सड़ी गली जो सब्जियां हैं और उसके जो पशु और मलमूत्र उचित आपके प्रौद्योगिकी द्वारा बहुमूल्य जो खाद है उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। प्लास्टिक से बनी जो वस्तु है उसका हम प्रयोग पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दें, बंद कर दें। साथ ही इसके अलावा कूड़ा कचरा निपटान के लिए हम लोग काम करें, आपको वनों को लगाएं, चारागाह पर नियंत्रण करें और लोगों को स्थानीय स्तर पर जो है वो संसाधनों का संरक्षण को हम बढ़ावा दें। दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। साथ ही चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।